कल हमने नीति निर्देशक तत्वों की जो सारी अच्छी अच्छी बातें जो थी से मैंने समाजवाद बताया था, क्या होता है, राज्य किस तरीके से सामाजिक क्षेत्रों में काम करके लोगों की गरिमा में वृद्धि करती है। फिर ठीक है, आज हम लोग मुख्यतः, आवाज चली गई थी क्या बीच में? हम्म, आ ठीक रही है, है। आज हम लोग मुख्यतः जो है से निदेशक तत्वों की आलोचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, से निदेशक तत्वों की किस तरीके से आलोचना की जाती है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों व अन्य संवैधानिक एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने राज्य की निदेशक सर तत्वों के निम्नलिखित आधार पर आलोचना की है। क्या? थोड़ा सा थोड़ा धीरे धीरे सर बोलिए सर, स्पीड में बोलते हैं तो। नहीं नहीं, अभी आवाज गई थी ना, तो काफी तेज चली जाती है कभी कभी। ठीक है, आप देखें, सबसे जी पहली जी। बात है, कोई कानूनी शक्ति नहीं है। ठीक है, जी। नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए क्या कोई कानूनी शक्ति है क्या? नहीं सर। आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है, ऐसे नीति निर्देशक तत्वों को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसको जी लागू करने के लिए कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, सबसे पहली बात। जी। मुख्यतः इनके गैर न्यायोचित चरित्र के कारण इनकी आलोचना की गई, जबकि केपी साने इसे अत्यधिक क्रमकांडी बताया है, और इसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है और उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव की जा सकती है। ठीक है, केटी से ने बोला से भाई साहब ये एक ऐसा चेक है ना, ठीक है, जो कि मतलब केटी साने सबसे अतिरेक क्रमकांडी इसको बताया और इसकी तुलना एक चेक से कर दी। एक ऐसा चेक है जिसको भजाने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, और बैंक तभी उसको भजाने की अनुमति देगा जब उसके पास संसाधन होगा। हम्म, अगर बैंक के पास संसाधन नहीं है तो आप चेक को नहीं भजा सकते, भले ही आपके पास 1 लाख रुपए का चेक है, डजेंट मैटर। लेकिन बैंक के पास संसाधन ही नहीं है तो 1 लाख रुपए आपका भजेगा ही नहीं, क्योंकि हम्म, आपको बहुत सारे अधिकार तो नीति निर्देश तरफ से दिखता तो है, हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन क्या राज्य उसको देने के लिए काबिल है क्या? राज्य नहीं उसको सर। देगा तब तो आपके पास आएगा ना। नसरुद्दीन ने इनके लिए कहा कि ये सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह जो जनवरी को टूट जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखें, यहाँ तक कि टीटी किस्मचारी, जैसे 9 वर्ष में प्रस्ताव नहीं होता है, रेजुलेशन नहीं लेते हैं, लेते हैं ना रेजुलेशन, न्यू ईयर रेजुलेशन, और उसको कुछ दिन ही मतलब पूरा नहीं हो पाता, साल भर चलता भी नहीं, उसी माह में टूट जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। इसी तरह इससे मतलब ये नसरुद्दीन साहब ने कहा कि इसके लिए सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह है। कुछ कुछ राइटर का जो सिद्धांत जो होता है ना, कॉपी में लिख लीजिएगा, अगर नीति निर्देशक तत्व को अगर हमको आलोचना करना होगा तो हम नहीं कह रही है बात। ठीक है, इन्होंने कहा, हमने क्या बताया, जब भी पॉलिटिको एकदम खाली मन से मतलब लिखना है, हम लोग कुछ नहीं कहते, इन्होंने इन शब्द को कहा है। ठीक है, टीटी कृष्णाचार्य ने इनके लिए कहा भावनाओं का अस्थाई कूड़ा घर। क्या कहा? भावनाओं का अस्थाई कूड़ा घर कहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केसी वेयर ने इन्हें लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। ठीक है, आकांक्षा का घोषणा पत्र है, वादा का घोषणा पत्र कहा है। इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। सर आइवर जेनिक ने क्रमकांडी आकांक्षा कहा। क्या कहा है? क्रमकांडी आकांक्षा कहा है। ठीक है, तो ये कुछ इतिहासकार, सॉरी कुछ संविधानविद है, इन्होंने बहुत सारे चीजों पे मतलब इनके बारे में कहा है। ठीक है, ध्यान रखें। जैसे क्या कहा, भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर किसने कहा? टीटी कृष्णचारी ने कहा। केसीबीए ने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। ठीक है, इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। सर आइवर जेनिक्स ने कर्मकांडी आकांक्षा कहा। अब आप देखोगे तो एक तर्कहीन व्यवस्था है। दूसरी चीजें क्या है, सबसे पहले तो इसको लागू करने के लिए कोई कानूनी शक्ति नहीं है। दूसरी बात है इसे तर्कहीन व्यवस्था। तर्कहीन व्यवस्था क्या होता है? तो आलोचकों ने मत दिया कि इन निर्देशकों का तार्किक रूप से निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्हें न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया और न ही तर्क संगत तरीके से व्यवस्थित किया गया। इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों से मिलाती है। यह एक तरीके से आधुनिक एवं पुरातन को जोड़ती है। इस व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक आधार सुझाया जाता, जबकि ठीक है ये भावनाओं एवं बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित है। सर आइवर्जेनिक्स ने इस ओर संकेत किए कि इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से तर्कहीन व्यवस्था है, कैसे लागू होगा नहीं लागू होगा इसके बारे में कोई भी विशेष प्रकार की जानकारी नहीं आपको देखने को मिलती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो एन श्रीवास्तव के अनुसार क्या बताया गया, इन्हें ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और न ही इसे तर्क संगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये एक तर्कहीन व्यवस्था है इन इन दोनों विद्वानों के शब्दों में। उसके बाद हम लोग चलते हैं
आप देखेंगे रूढ़िवादी, ठीक है, रूढ़िवादी भी कहा गया है नीति निर्देशक तत्व को। क्या होता है रूढ़िवादी? तो सर आइवर जेनिंग के अनुसार ये निर्देशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। तो वहां पे चलता था, ठीक है, इंग्लैंड में चलता था 19वीं शताब्दी में, तो वहां से मतलब, ठीक है, इसको उठाकर लाया गया है। तो इसको साइबर आइवर जेनिंग्स के अनुसार ये निदेशक तत्व, ठीक है, 19वीं सदी के, ठीक है, इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। उन्होंने टिप्पणी की कि सिडनी वेब, उन्होंने टिप्पणी की कि सिडनी वेव और ब्रिटिश वेव के भूत इस पाठ के पृष्ठों के प्रवेश कर गए हैं। संविधान के 4 भाग में व्याख्यात किया गया समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद का संबंध इंग्लैंड से है, ठीक है। समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद, उन्होंने मत दिया कि ये तत्व भारत के 20वीं सदी के मध्य में ज्यादा उपयोग सिद्ध होंगे। इस प्रश्न की क्या वो 21वीं सदी में उपयोगी नहीं होंगे का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन ये तय है कि ये अप्रचलित हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे विद्वान जो है रूढ़िवादी तंत्र कहते हैं। रूढ़िवादी क्या होता है, ठीक है, मतलब से एक समय के बाद मतलब क्या होगा, नहीं चले पाएगा, क्योंकि हमेशा तो आदमी रूढ़िवादी तो नहीं रह सकता थी। क्या ये प्रासंगिकता की बात करेंगे, 19वीं सदी में नीति निर्देशक तक प्रासंगिकता था, तो क्या अभी भी होगा क्या? अरे अभी भी आप बोल रहे हो सिर्फ वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे, सॉरी क्या बोलते हैं, हम क्या पशु पक्षी के विकास करेंगे, ठीक है, कुटीर उद्योग पर विकास करेंगे, जबकि हम नवीनवाद आ गया, अब इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए, विज्ञान बढ़ना चाहिए, तकनीक बढ़ना चाहिए। क्या आप उन सब चीजों की बात कर रहे हो? उन सब चीजों की तो आप बात नहीं कर रहे हो, आप पुराने चीजों की बात कर रहे हो, तो इसीलिए इसको रूढ़िवादी कहा गया नहीं। हम्म। पशुपालन का बात किया जा रहा है, ठीक है, अभी भी लोग मतलब क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे चीजों की बात कर रहा है, ठीक है, स्कूली शिक्षा की बात हो रही है, छोटी छोटी चीजों की बात हो रही है, जो कि मतलब बहुत ही बेसिक चीज है, वो बात से बहुत साल पहले था। नवीन चेतना की, विज्ञान की बात, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व नहीं करता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, संवैधानिक टकराव आपको देखने को सबसे बड़ा रीजन जो है संवैधानिक टकराव है, ठीक है। के संथानम का मत है कि इन तत्वों का केंद्र एवं राज्यों के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। इनके अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है, और इनके लागू न होने पर राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। आप देखेंगे संवैधानिक टकराव कैसे, आप बोलते हैं समाजवाद बनाएंगे, तो समाजवाद कब बनेगा? समाजवाद बनेगा जब तो पूंजीवाद, अमीर को मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, समाजवाद जब बनेगा, क्या ना, पूंजीवाद को तो कम करना पड़ेगा, ठीक है। जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है उनके जमीन को लेके दूसरे में देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, लोगों में बांटना पड़ेगा। राज्य का संसाधन एक आदमी के पास ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, सभी लोगों के पास समान संसाधन की बात करेंगे, तो इससे मतलब क्या, एक तरफ तो क्या, इसीलिए तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। संपत्ति के अधिकार ही तो नीति निर्देशक तत्व से सबसे ज्यादा टकरा रहा था, तो जब अल्पा संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो ये जी सारे सर। चीजें मतलब होती है, ठीक है। इससे मतलब क्या होगा, प्रधानमंत्री, मुख्य प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में भी टकराव बढ़ेगा। अगर केंद्र अगर राज्यों को दे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, अगर राज्य अगर नहीं करे तो केंद्र सरकार बर्खास्त कर सकती है। इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री को संसद द्वारा तथा पारित विधेयक जो कि निदेशक तत्वों का उल्लंघन करता हो प्राप्त हो, तो राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकता है कि ये तत्व राष्ट्र के शासन के लिए मूलभूत है, इसलिए मंत्रालय को इन्हें नकारने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह संवैधानिक टकराव राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी मतलब उत्पन्न हो सकता है। और नीति निर्देशक तत्व हमेशा मतलब फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से जाके टकरा ही जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि दोनों टकराएंगे नहीं, ठीक है। इसको नीति निर्देशक तत्व जो है सब फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के पूरक है, न कि मतलब क्या है इनके टकराएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत जगह पे जाके ये टकराया है, जैसे संपत्ति के अधिकार को लेकर, तो संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया गया, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को यहाँ पे क्या वरीयता दी गई। अब देखिए निदेशक तत्व की उपयोगिता क्या है, इतने लोगों ने तो आलोचना किया, ठीक है। उपयुक्त कमियों उपरोक्त कमियों और आलोचनाओं के बावजूद संविधान से जुड़ाव के संदर्भ में निदेशक तत्व आवश्यक है। संविधान में स्वयं भी उल्लेखित करता है कि राष्ट्र के शासन के हेतु मूलभूत है। निदेशक क्या, निदेशक का मतलब जब भी मतलब कोई भी सरकार कानून न बनाए, राज्य सरकार बनाए, मोदी जी बनाए कानून, नीतीश कुमार बनाए, कोई भी बनाए, ठीक है, तो निदेशक मतलब क्या है, राज्य जब भी कानून बनाएगी तो इसके निदेशक तत्वों को ख्याल रखेगी, ठीक है। और ये हमारे शासन के, राष्ट्र के शासन के लिए क्या है, हमारे राष्ट्र के शासन के लिए मूलभूत है। जाने माने निर्णायक एवं कूटनीतिज्ञ, ठीक है, एल एम सिंघवी के अनुसार निदेशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्था है। क्या है? तो जीवन दान देने वाली व्यवस्था है। कितना बढ़िया शब्द लिखा हुआ है, संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इसका दर्शन दिया गया है, ठीक है। संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इसका दर्शन है।
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, एमसी छागला के मतानुसार यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। अरे गांधी जी रामराज की कल्पना करते थे कि नहीं करते थे? रामराज्य कब आएगा? जब नीति निषेध तत्वों को पूरी तरह से लागू कीजिए, देखिए रामराज आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे छागला साहब ने कहा था अगर नीति निषेध तत्वों का पूरी तरीके से अगर पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। भारत राजनीतिक मामलों में तब न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के कल्याण के हिसाब से कल्याणकारी राज्य भी होगा। भारत लोक कल्याणकारी राज्य होगा। कैसे होगा? जब निदेशक तत्वों को लागू करेंगे तब तो लोक कल्याणकारी राज्य होगा ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ईश्वर संकेत किया कि निदेशक तत्व को बहुत बड़ा मूल है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। अंबेडकर साहब ने कहा, ईश्वर संकेत किया कि निदेशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल है, भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। हमारे यहाँ क्या है? आर्थिक लोकतंत्र भी है, हमारे यहाँ सामाजिक लोकतंत्र भी है, हमारे यहाँ राजनीतिक लोकतंत्र भी है। ठीक है। जहाँ तीनों प्रकार का लोकतंत्र हमारे यहाँ देखने को मिलता है। ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है कि निदेशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित उनको ग्रहण करने के समान है। ठीक है। हमारा समाज कैसा हो, हमारा समाज का लक्ष्य कैसा हो, सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित करने और उन्हें ग्रहण करने के समान है। ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में बात करें कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बी एन राव। पीएन राव। क्या आर्थिक नाम था? लोकतंत्र से थोड़ा सा समझा दीजिए सर। अरे आर्थिक लोकतंत्र की बात करेंगे, ठीक है। आर्थिक देखिए, आर्थिक लोक राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र क्या है? सबको मतलब एक तरह से देखेंगे तो सबको अपना जीवन यापन करने का अधिकार है ना। सबको अपना संपत्ति मतलब संपत्ति, जैसे क्या, जैसे समाज बात कहता है एक तरह से संपत्ति का अर्जन नहीं करने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर हम लोगों ने आर्थिक लोकतंत्र दिया, सभी लोगों को अपना पेशा करने का अधिकार है। सब लोग अपना जीवन यापन के लिए कोई भी पेशा को कर सकते हैं जो कि मतलब मान्य पेशा हो। व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, नौकरी कर सकते हैं। ठीक है। ये सब किस में आएगा? आर्थिक लोकतंत्र में ही तो आएगा। पेशा करने की आजादी दिया गया है कि नहीं किसी भी प्रकार का? ये आर्थिक लोकतंत्र है। जी। सामाजिक लोकतंत्र पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, राज्य थोड़ी ना कहती है से तुम इसी का व्यापार करो। राज्य कभी कहती है से नहीं तुम केवल नमक ही बेचो। आपका मैंने आप नमक बेच लिया, आपका मैंने आलू बेच लीजिए, आपका मैंने किताब का दुकान खोल लीजिए, कपड़ा का दुकान खोल लीजिए। ठीक है। आर्थिक स्तर पे हम लोग ने लोकतंत्र को अपनाया है। ठीक है। जी। बी एन राव के ने निदेशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता में शैक्षणिक मूल्य बताया है। ठीक है। नैतिक, ठीक है, नैतिक आवश्यकता में शैक्षिक मूल्य वाला बताया बी एन राव ने। भारत के पूर्व न्यायवादी, ठीक है, एमसी सीतलवार के अनुसार निदेशक तत्व हालांकि कोई विधिक अधिकार एवं कोई कानूनी उपचार नहीं बताते, फिर भी निम्नलिखित मामलों में उल्लेखनीय व लाभदायक बताते हैं। कैसे बताते हैं? एमसी सीतलवार, ठीक है, एमसी सीतलवार नीति निदेशक तत्व के बारे में क्या कहते हैं? ये अनुदेशों की तरह है, या ये भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुनिया है। उन्हें उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों सिद्धांत की याद दिलाते जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। ठीक है। आप देखेंगे संविधान जो बनाने वाले जो थे वो चाहते थे एक बहुत सुंदर राज्य बने, ठीक है, बहुत बढ़िया राज्य बने, सपनों का मतलब भारत बनाएंगे, ठीक है, जिसकी आत्मा गांव में बसेगी। तो ये तभी संभव हो पाएगा। पता नहीं, जब पहली बार जब नेहरू जी जब स्पीच दे रहे थे लाल किला से, वहां पे मतलब गांव 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 से मतलब बहुत सारे लोग पहुंचे थे। ठीक है। वो कड़ाकी रात थी, ठीक है, ठंड की ठीक है, ध्यान रखेंगे रात में। ठीक है। आप देखोगे तो वहां पे मतलब जितने भी लोग जो थे सबके पैर में चप्पल तक नहीं था। एक मुश्किल से एक दो कार वहां पे, एक दो मुश्किल से कार एक दो दिखता था। ठीक है। लेकिन हम्म। ज्यादातर लोग जो थे सब मतलब एकदम सही पे वस्त्र तक नहीं था। वैसे लोगों को विकास करने के लिए, ठीक है, नीति निर्देशकता तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी सर। नीति निर्देशक तत्व के समाज का विकास करता है। ठीक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति का विकास करता है। ठीक है। नीति जी निर्देशक सर। तत्व किसका विकास करता है? ठीक है, समाज का विकास करता है। कुछ भी काम होगा समाज के लिए होगा, सबके लिए होगा। ठीक है। और मौलिक जी सर। अधिकार क्या करता है? व्यक्ति के अधिकार का विकास व्यक्तिगत रूप करता से। है। ठीक है। हमारा एक होता है ना, क्या बोलते हैं, समावेशी विकास। क्या होता है? समावेशी विकास के लिए समाज और व्यक्ति का विकास होना दोनों जरूरी है। अगर मान जी लीजिए आपको हिंदी में आता 50 नंबर, ठीक है, इंग्लिश में आता 100 नंबर,
ठीक है, संस्कृत में आ जाता है 40 नंबर। ये समावेशी विकास थोड़ी ना हुआ। आपको हिंदी में भी 50 आता, इंग्लिश में भी 50 आता, संस्कृत में 47 48 आता, ये समावेशी विकास हुआ है। ठीक है, तो व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होगा। तो व्यक्ति के विकास की गारंटी तो मौलिक अधिकार के दो दिया गया, लेकिन समाज के विकास की गारंटी कौन देगा? तो समाज के विकास की गारंटी उनको नीति निर्देशक सिद्धांत में ही छिपे हुए हैं। ये न्यायालय के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं, जो कि विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण करने वाली भी शक्ति होगी। ये सभी राज्य की क्रिया एवं विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। कार्यप्रणाली कैसी चलनी चाहिए, ठीक है, दिशा निर्देश। ठीक है, न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देश करने का भी काम जो है नीति अच्छा। निर्देशक तत्व करता है। ये प्रस्तावना का विस्तृत रूप देते हैं। प्रस्तावना में भी तो आपको झलकता है ना, नीति निर्देशक तत्वों का चीज झलकता है कि नहीं, जिनमें भारत के नागरिकों का न्याय की बात होती है। जी 39 में सर। आपने क्या दिया, 39A में आपने दिया न्याय देने की बात कही, स्वतंत्रता देने की बात होती है, समानता की बात होती है, बंधुत्व की बात होती है। इस सबके सब आपको नीति निर्देशक तत्व में झलकेगा। देखिए, ये जो होता है निम्नलिखित भूमिकाएं अदा करते हैं। ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी नीति में अस्तित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं, भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, कोई भी हो, सत्ता में परिवर्तन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेशी नीतियों का अस्तित्व और निरंतरता बनाए का काम करता है। 49 की बात को 49 क्या बोलता है? क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है कि नहीं करता है? बहुत सारा करता जो है। होता है आर्थिक, आर्थिक स्तर पे बहुत सारा हमको अनुच्छेद दिया हुआ है। राजनीतिक लोकतंत्र की बात होती है। राजनीतिक लोकतंत्र की बात क्या है? कोई भी आदमी चुनाव में खड़ा हो सकता है, कोई भी आदमी वोट दे सकता है। ठीक है, ये सब क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र ही तो है। ये नागरिक के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। मैंने क्या बोलता है, नीति निर्देशक तत्व जैसे मौलिक अधिकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका क्या है, पूरक है। ये जी सर। भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को भी पूरा करता है। मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है। राजनीतिक लोकतंत्र के बिना आर्थिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप देखेंगे, आर्थिक लोकतंत्र आप 1.5 लाख दे दीजिए, लेकिन जब तक आप लोगों को राजनीतिक लोकतंत्र नहीं देंगे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, वोट डालने का अधिकार ना हो, ठीक है, वोट देने का अधिकार ना हो, ठीक है, लोगों को मतलब एक तरह से मतलब चुनाव में खड़ा होने का, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र तो बहुत हमारे यहाँ, मान लीजिए केवल इलेक्शन होना ही लोकतंत्र का एग्जाम्पल नहीं है। हम्म। अब चीन में भी तो इलेक्शन होता था, क्या चीन में लोकतंत्र है क्या? नहीं सर। क्या इलेक्शन होना लोकतंत्र का घोतक है क्या? नहीं है। इसीलिए कौन सा राजनीतिक लोकतंत्र है हमारे यहाँ? अरे इलेक्शन होगा, इलेक्शन में चीन में एक ही को पार्टी खड़ा होगा, तो क्या होगा, लोग उसी को वोट करेंगे ना। ये लोकतंत्र का घोतक है नहीं क्या? सर। नहीं है। लेकिन नहीं। बहुदलीय व्यवस्था हो, कई लोग खड़ा हो सकता है चुनाव में, ABCD DE F हो सकता है, तो ये ना हुआ वो असली लोकतंत्र। हमारे में क्या, इसी को राजनीतिक लोकतंत्र कहते हैं। ये क्या जी सर। है, राजनीतिक लोकतंत्र है। ठीक है, सभी लोग खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर निदेशक तत्वों का विरोध एवं इसके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है। ठीक है, ये हम्म। सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा भी करता है। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। सरकार का नीति देखिए, सरकार का नीति जितना भी नीति होता है, सारे के सारे नीति जो होता है नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों से ही परे होते हैं। जैसे सरकार अपना कहती है हम इतने स्कूल खोलेंगे, इतने हॉस्पिटल खोलेंगे, इतने लोगों की नौकरियां देंगे, ठीक है, नरेगा की ये हम्म। योजना चलाएंगे, मनरेगा की ये योजना चलाएंगे, हमारा कृषि क्या बोलते हैं, हमारा रोड मैप चलेगा, ये चले, क्या है ये सब के सब? ये राज्य के द्वारा घोषणा की गई समाज के क्षेत्र में ही तो की जाती है ना। तो ये जी घोषणा का सर। आधार क्या होता है? तो ये घोषणा का आधार नीति निर्देशक तत्व भी तो होता है। तो नीति निर्देशक तत्व सरकार का दिशा निर्देश करती है कि नहीं करती? बिल्कुल करती है। करती है ठीक सर। है, सरकार को दिशा निर्देश करती है कि नहीं करती है? ठीक है, करती यहाँ है पे सर। क्या था, नीति निर्णय तत्व में एक आर्टिकल से, महत्वपूर्ण आर्टिकल, जिसमें ऐसे मतलब जिस चीज से मतलब समाज को नुकसान हो रहा, समाज नीचे की ओर जा रहा, समाज नाशक पदार्थों का सेवन न करे, इसी के हम्म। आधार पे तो नीतीश कुमार को वहीं से तो मतलब पता चला, शायद 47 भी हमारे संविधान में दिया, इसके आधार पे शराब को बंद कर सकते हैं। जी कर सकते सर। कि नहीं कर जी सकते हैं? सर। कर सकते अनाज उपलब्ध करवाना है गरीब तत्वों को, इसी से तो पता चलता है। जबकि कोरोना जैसे सीजन में जब आम लोगों के पास मतलब खाने के लिए नहीं तो सरकार ने मतलब क्या क्या बरसों तक लोगों को अनाज उपलब्ध करवाया। तो सरकार की नीति निर्धारण में अगर बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्वों का बहुत ही मूल स्थान होता है। ठीक है,
ये राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद विधायिका एवं कार्यपालिका कृत्यज्ञों के इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ये तत्व इनके प्रदर्शक भी है, दार्शनिक भी है, और इनका मतलब क्या है, मित्र भी है। दार्शनिक कैसे है, तो मतलब आगे क्या करना है नहीं करना उनसे सीखने के लिए मिलता है। पारदर्शक इसलिए है क्योंकि मतलब इसे दिशा निर्देश करता है, से तुम कानून को इस तरीके से बनाओ। मित्र यही है, से मतलब इनसे मतलब क्या होता है, तो इनसे मतलब इनके नीति निर्धारण में सहायता मिलती है। ठीक है, इनको सपोर्ट करता है। अगर ये अच्छा नीति निर्देशक तत्वों को सही से समझ कर घोषणा करते हैं, लोग के लिए लोक कल्याणकारी ठीक है नियम बनाते हैं, तो आगे चल के इन्हीं को सपोर्ट मिलेगा, फिर से मतलब सत्ता में आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मूल अधिकारों का नीति निर्देशक तत्वों के साथ टकराव हो जाता है। जबकि मैंने क्या बताया था, मूल अधिकारों का नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो पूरक है। पूरा का। क्या है, पूरक है, तो टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ मामलों में कई बार टकराव हुआ है। अब जी टकराव सर। हुआ है तो मूल अधिकार जो होता है, मूल अधिकार बहुत ही श्रेष्ठ है। मूल अधिकार क्या है, बहुत ही श्रेष्ठ है। किसी भी परिस्थिति में मूल अधिकार का हनन नहीं हो सकता है। अपने जी। आप में मूल अधिकार क्या रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम्म। इसके देखते हुए कुछ चीजें आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मूल अधिकार का टकराव किससे होता है, नीति निर्देशक तत्व से। नीति तत्वों से। कहाँ कहाँ पे हुआ है देखेंगे। एक और मूल अधिकारों को, माइक बंद कीजिए, एक और मूल अधिकार को न्यायोचित और निदेशक तत्वों की, ठीक है, गैर न्यायोचिता, दूसरी ओर निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 37 को लागू करने के लिए राज्य की नैतिक बाध्यता ने दोनों को मध्य टकराव को जन्म दिया है। मूल अधिकार क्या न्यायोचित है, न्यायोचिता क्या होता है, मतलब इसको अगर आपको राज्य अगर आपको नहीं दे रहा है, तो राज्य को आप पकड़ के कहाँ ले जा सकते हैं, न्यायालय के पास ले न्यायालय जा में। सकते हैं। यह हक होता है, मूल अधिकार क्या है, आपका हक है, और राज्य से ये लिया जा सकता है। जो कि नीति निर्देशक तत्व जो है गैर न्यायोचितता है, मतलब आप इसे हक ले नहीं सकते। राज्य जब अपने काबिल होगा तभी आपको नीति निर्देशक तत्वों के जो सिद्धांत जो है उन चीजों को उपलब्ध करवाएगा। दूसरे निदेशक तत्व का अनुच्छेद 37 क्या कहता है, अनुच्छेद 37 लागू करने के राज्य की नैतिक बाध्यता ने दोनों तत्वों के मध्य मतलब क्या करें, टकराव को मतलब जन्म दे दिया। यह स्थिति लागू होने के समय से ही, ठीक है, एक आपको मामला देखने, चंपाकन दोराइजन मामला, ठीक है, 1951 में देखने को मिलेगा। मामला पूछ देता है, बताइए चंपाकन दोराइजन मामला कब का मामला है, 1951 का। कब का मामला है, 1951 का मामला है। में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। क्या बोला गया भाई साहब, देखो, अगर किसी भी परिस्थिति में अगर मूल अधिकार अगर नीति निदेशक तत्व से अगर टकरा जाता है, तो किसकी प्रधानता दी जाएगी, मूल अधिकार मूल की अधिकार प्रधानता दी का। जाएगी, क्योंकि नैतिक अधिकार है, इनके बिना मनुष्य का जीवन क्या है, संभव नहीं है। जी ठीक है, सर। मूल अधिकार बहुत शक्तिशाली होता है, मूल अधिकार से कोई टकरा नहीं सकता। 32 है, 226 है, ठीक है, बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्या एक ढाल होता है, ठीक है, मूल अधिकार के लिए ढाल का काम कौन करता है, ठीक है, 32 और 226 जो है मूल अधिकार के लिए क्या करता है, ढाल का काम करता है, करता है ना। तो चंपाकन दोराई राजन मामले में कहा गया से किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, अगर मूल अधिकार अगर, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत से अगर टकराता है, तो मूल अधिकार क्या होंगे, वही वरीयता दी जाएगी। वही इसके वही। घोषणा की गई कि निदेशक सिद्धांत तो मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, मतलब क्या होंगे, पूरक होंगे। लेकिन यह भी तय हुआ कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, मूल अधिकारों का संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है ना। जी संसद सर। चाहे तो मूल अधिकारों का कर सकती है ना, लेकिन संसद भी ऐसा नहीं कहेगी से मतलब इस व्यक्ति को जीवन का अधिकार ले लो, नहीं लेगी ना। मतलब इथा मतलब उसमें नहीं। परिवर्तन कर सकती है, ये यथोचित, वो नहीं बोलते यथोचित, परिवर्तन संसद उसमें कर सकती है, संशोधन कर सकती है, संसद के पास अधिकार दिया गया है। अब इसी के फलस्वरूप संसद ने प्रथम संशोधन किया 1951 में, चौथा संशोधन किया 1955 में, 17वां संशोधन किया 1964 के द्वारा कुछ निर्देशों को लागू किया। उपरोक्त परिस्थिति में 1967 में उच्चतम न्यायालय के फैसले में गोलकनाथ मामले में एक व्यापक परिवर्तन किया गया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि संसद किसी भी मूल अधिकार जो अपनी प्रकृति में उल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे फिर से मतलब क्या दिया गया, तो मूल अधिकार को वरीयता दिया गया से मतलब अगर निदेशक तत्व को लागू करने के लिए आप मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। गोलकनाथ वाला मामला, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का मामला 1967 का मामला था। संसद ने गोलकनाथ मामले, ठीक, 1967 पे उच्चतम न्यायालय के फैसले पर 24वें संविधान संशोधन 1971 एवं 25वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1971 के दौरान प्रतिक्रिया व्यक्त की। 24वें संविधान
अधिनियमों में घोषणा की गई कि संसद को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या फिर कम कर दे। ये 24वें संविधान संशोधन 1971 में कहा गया से संसद को यह अधिकार है, तो या तो मतलब मौलिक अधिकार को खत्म भी कर सकता है या भी कम भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, काफी विवादित रहा था ये, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कब हुआ था? 1971 में हुआ था, ठीक है, काफी विवादित भी रहा था ये। 25वें संविधान संशोधन के अधिनियम एक नया संविधान में जोड़ा गया, इसको बोलते हैं 31 का सी, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है ये, याद रखे 31 का सी को शामिल किया गया, जिसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद किनका माइकी को हो रहा है, ठीक है, अनुच्छेद 39 के ख और ग में वर्णित समाजवादी निर्देशक तत्व को लागू करने वाली किसी भी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता जो अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 के संबंध में 6 या, देखिए यहाँ पे इंपोर्टेंट इसको समझिए, पहले कब आएगी, कब किया गया संशोधन? 25वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें कहा गया, एक मिनट इसको याद कर लीजिए, पूछता है यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों को थोड़ा वरीयता दिया जाएगा, ठीक है। ये 25वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में ही हुआ था, ठीक है। तो 25वें संशोधन द्वारा के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, नया अनुच्छेद का नाम क्या था? 31 के सी को जोड़ा गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किसको जोड़ा गया? 31 को सी को जोड़ा गया और निम्नलिखित व्यवस्था की गई। 39 ख और 39 ग में वर्णित समाजवादी निर्देशक तत्वों को लागू करने वाली किसी भी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 14 में क्या? विधि के समान समता, अब विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता, सम्मेलन, संचरण के 6 अधिकार, या अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार का प्रदत्त मूल अधिकारों में उल्लंघन हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे 31 ख इसको पावर दे दिया नीति निर्देशक तत्व को, 14, 19 और 31 अगर इसका उल्लंघन हो रहा है तो हो जाने दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन 31 ख इसको पावर देगा, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को इस आधार पे नहीं समाप्त करेंगे तो उसने 14, 19 और 21 को मतलब क्या क्या उल्लंघन किया है, ठीक है। अगर कुछ मामलों में अगर मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जाएगी। 25वां संविधान संशोधन में 31 सी को मतलब शामिल करके ये बात को कर दिया, ठीक है, जी सर। समझ गए। ऐसी नीति को प्रभावी बनाने के लिए घोषणा करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, वो ऐसी नीति प्रभावी नहीं करता है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे से अरे सर तो आपने तो बोला था मतलब फंडामेंटल राइट में मतलब कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर 14, 19 और 21 का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, नीति निर्देशक को वरीयता दी गई, तो इसके लिए 31 सी क्या बोलता है से मतलब नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जाएगी और इन मामले में कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसी सब को देखते हुए केशवानंद भारती केस निकल कर आता 1973 का केस, ठीक है। 1973 में उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 31 के उपरोक्त दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बोला गया से भाई साहब अगर 31 का अगर हम दे रहे हैं, 31 का सी अगर दे रहा है तो 14, 19, 31 के न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती क्योंकि न्यायालय ही नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट फंस गया से 14, 19 और 31, चलो ठीक है 31 तो ठीक है संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, इसको अगर काउंटर करेगा 31 के सी के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों का लागू करने के लिए इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा से न्यायिक समीक्षा करना तो कोर्ट का मूल अधिकार है, मूल विशेषता है, तो यहाँ पे इसलिए इससे नहीं छीना जा सकता। न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार जो ले लिया गया था, जो केशवानंद भारती मामले में कहा गया से दूसरे प्रावधान में इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा का संविधान की मूल विशेषता है, संविधान की मूल विशेषता है, इसलिए इसे नहीं छीना जा सकता। हालांकि 31 के उपरोक्त प्रथम प्रावधान को संवैधानिक एवं वैध मान लिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 82वें संविधान से 1976 में उपरोक्त अनुच्छेद 31 की पहली व्यवस्था प्रावधानों को विस्तारित किया गया। इसमें एक मिनट रुक जाइए, अब थोड़ा सा हम इसको बता देता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है यहाँ से। अब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, ऑलरेडी सारा कुछ बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए मूल अधिकार की प्रकृति कैसी होती है, नकारात्मक होती है। कैसी होती है, नकारात्मक होती है।
ठीक है ध्यान, जैसा कि राज्य के कुछ मसलों पर कार्य करने को प्रतिबंधित करते इसलिए नकारात्मक है। नीति नए तत्व कैसे सकारात्मक है, राज्य के कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। ये जी न्यायोचित सर। होते हैं, मतलब न्यायालय जा सकते हैं, इसके हनन पे न्यायालय के द्वारा इसे लागू कर सकते हैं। ये गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से इसे कानून लागू के नहीं द्वारा कराया जा पास किया सकता जा है। सकता इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना होता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, इसका क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। है। ये जी सर। कानूनी रूप से मान्य है, इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता मिली है, कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी बात करेंगे तो ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन, मैंने बोला ना व्यक्ति के कल्याण को प्रोत्साहित देता है। ये किसके लिए? समाज के लिए है। बोला ना समाज के लिए, जी वही सर। समुदाय या फिर जी समाज सर। के लिए है। ठीक है, इसलिए समाजवादी है। ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिवादी है, व्यक्तित्व है ना। समाज के लिए नीति जी सर। समाज के लिए मौलिक अधिकार थोड़ी ना, मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत के नीति लिए। निषेध जी तो सर। क्या है? समाज के लिए है। अरे किसी का 20-21 पे प्रतिबंध लगाएंगे, ठीक है कि क्या होता है 20 और 21 पे जैसे 21 में क्या है? जैसे क्या प्राण बोलते हैं एवं उसको? दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को अगर ये अधिकार से वंचित किया जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा 21 को समाप्त किया जाएगा, तो किसी को फांसी दिया जाएगा तो एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा ना, पूरे समाज जी को सर। फांसी तो नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान में कि जब भी मौलिक अधिकार मिलेगा तो व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, मूलभूत जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है, व्यक्ति के गरिमा में विकास करता है। मनुष्य एक बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही उन्नत और बहुत ही मतलब बेहतर प्राणी है। ठीक है, मनुष्य से जैसा बड़ा प्राणी आज तक कभी आया ही नहीं धरती पे। ठीक है, अपने आप में अनोखा है, इसलिए मौलिक अधिकार देना उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उसी जी की तरह सर। समुदाय और समाज के लिए नीति निर्देशक तत्व जरूरी है। इसको लागू करने के लिए कोई विधान नहीं, जब बच्चा जब जन्म लेता है उसी दिन से उसको अपने आप मिल जाता है। ठीक है, अगर आज कोई बच्चा अगर अभी जन्म लिया तो जितने मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा मिला हुआ है, सारे के सारे मौलिक अधिकार बच्चे को खुद ब खुद मिल जाता है। बच्चा हम्म। जन्म लेता है विद मौलिक अधिकार। ठीक है, लेकिन जब वो राज्य जिस राज्य में पैदा लेगा कहीं भी लेगा, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। ठीक है, राज्य उसको लागू करता है। जी ठीक है, सर। ध्यान में रखेंगे। खुद लागू नहीं होगा, राज्य को लागू करने की आवश्यकता होगी तभी जाकर उसको मिलेगा, लेकिन ये स्वतः मिल जाता है, इसको लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार को हनन की विधि में वो गैर संवैधानिक अवैध घोषित करे। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है अगर किसी भी तरह का कानून बनता है जो कि मूल अधिकार के खिलाफ हो, तो आर्टिकल 13 ही बोलता है ना, जो कानून मूल अधिकार के खिलाफ बनेगा उस कानून का अल्पीकरण हो जाएगा। आर्टिकल 13 ही कहता है जी ना। सर। तो खुद ही मतलब गैर संवैधानिक अवैध घोषित हो जाएगा। जबकि निदेशक तत्व का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय में असंवैधानिक अवैध घोषित नहीं कर सकती, यद्यपि विधि का वैधता हो कि इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है। इन्हें निदेशक तत्वों का प्रभावी रूप से लागू करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये जी सारे के सारे दोनों अंतर जो है निदेशक तत्व और मूल अधिकार के बीच में क्या है? अंतर बताया गया है। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पे? तो ऊपर में थे। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया 42वें संविधान संशोधन 1976 में उपरोक्त अनुच्छेद में 31 ग में पहली व्यवस्था के प्रावधानों को विस्तारित किया गया। आ, इस इसमें ना, ठीक है एक मिनट, इसमें ना केवल अनुच्छेद 39 के ख और ग में वर्णित किसी निदेशक तत्व को लागू करने वाले विधि को अपने संरक्षण में सम्मिलित किया गया। दूसरे शब्दों में 42वें संशोधन अधिनियम में निदेशक तत्व की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बना दिया गया। ठीक है, उन अधिकारों का जिनका उल्लेख 14, 16, 19 में है। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में संवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखें, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में आया था। इसका तात्पर्य है कि निदेशक तत्व को एक बार फिर से मूल अधिकारों का अधिनिष्ठ बना दिया गया। शुरू में तो बोला क्या था, तो 31C पावर देते हैं। ठीक है, और इसमें अगर 14, 19 और 31 के अनुसार अगर कोई कानून अगर बनेगा, ठीक है, जो कि मूल अधिकार से टकरा रहा होगा, तो वैसे कंडीशन में, ठीक है, नीति निदेशक तत्वों को वरीयता दी जाएगी। लेकिन फिर से मिनर्वा मिल्स मामला में फिर से ये चीज छीन लिया गया, तो फिर से मतलब क्या कर दिया गया? मूल अधिकारों को मतलब इसके अधिनिष्ठ बना दिया गया। लेकिन अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों के अनुच्छेद 39 ख और ग में बताए गए नीति निर्देशक तत्व के अधिनिष्ठ माना गया। अनुच्छेद 31 में क्या? संपत्ति का अधिकार, तो फिर इसको हटा दिया जाता है। 44वें संविधान संशोधन नियम 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। होता है ना, 1978 में संपत्ति का अधिकार समाप्त होता है। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच संतुलन के रूप में, किसमें है? संतुलन के रूप में, एक दूसरे के पूरक है।
ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं कि बहुत सारा आपको मौलिक अधिकार का भी बहुत सारा आर्टिकल्स आपको मिलेगा जो कि समाजवाद की बात करती है, ठीक है। ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं? तो सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहिए के समान है, ठीक है। अगर मान ले कोई गाड़ी अगर इंजन मतलब कोई रथ है तो रथ के दो पहिए होते हैं, तो एक पहिया आपका नीति निर्देशक तत्व है, दूसरा पहिया कौन सा है? मौलिक अधिकार है, तथा एक दूसरे से जी कम भी सर। नहीं है। इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होगी। ये सारे बातें मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में कहा गया। मूल भावना और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है। निदेशक तत्वों के तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निदेशक तत्वों के, ठीक है, मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार निदेशक तत्व पर उच्चतर है, फिर भी इनका अभिप्राय यह नहीं है कि निदेशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वर्तमान स्थिति जी की सर। बात करेंगे तो देखिए मूल अधिकार जो हमेशा उच्चतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार को हम्म, बहुत सारा सील मिला हुआ, बहुत सारा ढाल मिला हुआ, 32 मिला हुआ, 226 मिला हुआ है, और इसके नीति तत्व को कुछ नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो उच्चतर तो हमेशा रहेगा, ठीक है। संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन में संवैधानिक मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। संविधान का क्या है? मूल ढांचा है। अब संविधान का मूल ढांचा क्या? मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है, क्या ये बिल्डिंग है? बिल्डिंग घर बना हुआ है, तो ये घर क्या नींव पे बना होगा। तो संविधान संशोधन दो तरीके से कर सकती है। या तो संसद संशोधन करने में दो काम करे, बिल्डिंग में क्या करे, अच्छा से उसे प्लास्टर करवा दे, टाइल्स वगैरह लगा दें, तो क्या होगा, ये सब ये और भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या करे, इसके नींव को ही घसका दे तो पूरा बिल्डिंग ही गिर जाएगा, ठीक है। संशोधन कर तो गलत तरीके से भी हो सकता है, मतलब निगेटिव सेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी। संशोधन का मतलब बदलाव करना होता है। तो बोला से देखो, संविधान में संशोधन करना करो, लेकिन जो भी मूल ढांचा का जो है ना उसमें संशोधन जब भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मूल ढांचा का संविधान में संशोधन करके उस क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। मूल ढांचा के चीजों को नहीं बदल सकते, जैसे किया गया एक बार प्रस्तावना में भी आपका संशोधन हुआ है, 42वां संविधान 1976 में। तो प्रस्तावना से किसी भी शब्द को नहीं हटाया। कौन कौन सा शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, क्या क्या शब्द जोड़े थे उसमें? पंथ निरपेक्ष जोड़े थे, ठीक है, समाजवादी। तीन शब्द जोड़े थे ना। तो जी। इसमें क्या शब्दों को जोड़ा गया, उसको और अधिक मजबूत बनाया गया, ना कि मतलब उनमें से किसी शब्द को मतलब क्या किया गया, निकाला गया। तो ये केशवानंद भारती केस में भी कहा गया था कि भाई साहब मूल ढांचे में किसी भी प्रकार के क्षति नहीं पहुंचा सकते। संविधान का मूल ढांचा क्या होगा? प्रस्तावना का कुछ शब्द हो गया, आर्टिकल 14 मूल ढांचा है, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है, ये सब क्या है? मूल ढांचा है, ठीक है। इनमें किसी भी प्रकार का मूलशुल भी परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर परिवर्तन करना है तो इसको अच्छे सेंस में करो जो कि मजबूती देगा, ठीक है, ना कि मतलब इसका बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि संविधान का क्या जी है, सर। जो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे संविधान का आत्मा है, ठीक है, संविधान का दिल है, ठीक है, ध्यान रखो, जो कि एक ही होता हम्म, है। आगे चलेंगे। कितना है इसमें, खत्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। नीति निर्देशक का क्रियान्वयन करवा देता हूँ और कल करवाऊंगा, ठीक है। निदेशक तत्वों का जी सर। क्रियान्वयन, कैसे इसका क्रियान्वयन कर सकते हैं? तो 1950 में केंद्र में अनुवर्ती सरकारों में राज्य के निदेशक तत्व को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया। इनका कुछ उल्लेखित है, मतलब कैसे कैसे लागू हुआ। तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग क्या है? समाजवाद का ही तो प्रतीक है ना। अरे योजना आयोग कहाँ से लाया गया? रूस से उठाया गया। रूस से बड़ा समाजवादी कौन था उस समय? कोई नहीं था, ठीक है। तो देखें 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो सके। अनुवर्ती में अभी देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक न्याय प्राप्ति तथा आय प्रतिष्ठा और अवसर की समानताओं को कम करना है, ठीक है। मतलब अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? समा समाजार्थिक न्याय, ठीक है, प्राप्ति तथा आय प्रतिष्ठा और अवसर की समानताओं को क्या करना है? कम करना है। 2015 में योजना के स्थान पर एक नया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई, ठीक है। लगभग सभी राज्यों में भू सुधार कानून पारित किए गए। सभी राज्यों में कौन सा कानून? भू सुधार कानून को पारित किया गया। भू सुधार कानून पारित करने से क्या होगा? भूमि सुधार कानून पारित करने से क्या होगा? जैसे कि बहुत सारे बिचौलिया हो जाएगा, जमींदार हो गया, जागीरदार होगा, इनामदार होगा, आदि को समाप्त कर दिया गया,
ठीक है। ग्रामीण स्तर पर कृषि समुदाय की स्थिति में सुधार हो सके, इनमें बिचौलिया जो था, जमींदार था, जागीरदार था, इनामदार था, इस सबको समाप्त कर दिया गया। किराएदारी में सुधार किया गया, किराएदार की सुरक्षा की बात की, उचित किराया, मतलब ये सारा कुछ मतलब लाया गया। हालांकि नहीं फॉलो हो रहा है दूसरी बात है, लेकिन ये सारे के सारे समाजवाद का ही मतलब एक हिस्सा है। पहले देखते किसी के पास 500 500 100 100 बीघा जमीन होता था, अब नहीं है, सब उतना जमीन अब नहीं है किसी के पास। सरकार ने भी इसके लिए नियम बनाया है, एक आदमी 20 बीघा समथिंग है, उससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, बहुत सारी चीजें हैं। भूमि का सीमांकन व्यवस्था किया गया, अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों को वितरण किया गया। भूमिहीन को भी जमीन, जिसके पास जमीन नहीं, सरकार बहुत को घर देकर मतलब जमीन बसाई है। कोसी पुनर्वास योजना आपका बिहार में चल रहा है, जो कि कोसी नदी के मतलब बांध बनने से मतलब प्रभावित हुआ। बहुत सारे योजना चला जो कि भूमिहीन मजदूरों के लिए है। तो कहीं ना कहीं से ये मतलब एक समाजवादी चीजें ही है, ठीक है। शाकाहारी कृषि की बात है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया, तो भाई साहब 250 रुपया, अभी है ना कितना, 250 रुपया है सर बिहार में। 250 रुपया से कम किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे सकते, मैक्सिमम कुछ भी हो जाए, लेकिन न्यूनतम मजदूरी नहीं हो सकता है। मतलब अगर किसी से अगर काम करवा रहे हो तो न्यूनतम मजदूरी क्या होगा, 250 रुपया होगा, वो भी 7 से 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करवा सकते हो। इससे क्या होगा, मजदूरों का शोषण ना हो। क्या, तो ये समाजवाद का हिस्सा तो है, नहीं तो आज से पहले आपको देखने को ब्रिटिश कानून जो था, बेगारी करवाते थे, क्या करवाते थे, बेगारी करवाते थे। आप बेगारी क्या करवाते थे, दिन भर काम करवा, पैसा भी नहीं देते थे, उसका बंधुआ मजदूरी आपको देखने को मिलेगा। इसमें दिया होगा 1976 में बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये सब क्या है, समाजवाद ही तो है। ठीक है, मूल अधिकारों, क्या है, एक तरह से देखिएगा समाज, एक तो मूल अधिकारों का भी तो एक तरह से आपको दावा कर रहा है ना। अगर बंधुआ मजदूरी से अगर खत्म करके तो क्या कर, लोगों का एक्सप्रेशन का अधिकार तो दे रहे हैं आप, जीवन का जी स्वतंत्रता सर। का अधिकार तो मिल रहा है ना, 20 21 भी तो मिल रहा है इससे। तो बंधुआ मजदूरी को भी हाँ। समाप्त कर दिएगा, न्यूनतम मजदूरी लाया गया। मजदूरी संध्या अधिनियम 1936 में था, बोनस संध्या अधिनियम 1965 में आया। गलती लिखा हुआ है, 63 होना चाहिए, देख लीजिए क्या है यहाँ पे, नया वाला किताब है क्या किसी के पास। ठेका श्रम आया था, विनियम एवं उत्पादन से संबंधित है, 70 में आया। बाल श्रम को प्रतिषेध कर दिया 1986 में। कई बार पूछा जाता है किसी भी बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं, तो भाई साहब देखिए कितना सुंदर आर्टिकल है, बाल श्रम पद्धति 1976 में लाया गया है। ये आपका क्या है, एक नीति निर्धारक तत्व में भी बात की गई है। 23 क्या कहता है, 23 भी तो कहता है ना, 23 24 कहता है, सॉरी 24 कहता है ना, बाल मजदूरी बंद करो। जी सर। कहता है बाल श्रम को कम करने की बात करता है, दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से मौलिक अधिकारों का पूरक बनाने की कोशिश अभी वर्तमान स्वरूप में चल रही, किसी न किसी तरीके से इसको मौलिक अधिकार से पूरक बना दे, ठीक है। सर। देखेंगे व्यवसाय संघ अधिनियम 26 में है। कारखाना अधिनियम की बात करें 1948 में, ब्रिटिश के समय में भी बहुत सारा कारखाना अधिनियम आया, जैसे पहला कारखाना 1881 में आया, फिर 91 में आया, 1891 में। 1848 में कारखाना, देश का पहला कारखाना अधिनियम 1848 में आया था, आजाद भारत का। खान अधिनियम आया 1952 में। खान में लोग जाते थे, जहरीली गैस निकलती थी, मृत्यु हो जाती थी, विस्फोट हो जाती थी, उनके लिए नियमावली बनाई गई, उनके सेफ्टी का ध्यान रखा गया, उनके लिए संघ बनाने की व्यवस्था, बहुत सारी चीज है। औद्योगिक विवाद अधिनियम है। क्रमकार प्रतिकार अधिनियम, ये सब नहीं पूछेगा। आदि को श्रमिकों वर्ग के हित के संरक्षण के लिए लागू किया गया, वर्ष के हितों में संरक्षण के लिए लागू किया। 2006 में सरकार ने बाल श्रम पे प्रतिबंध लगा दिया, बाल श्रम पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया 2006 में, लेकिन अधिनियम कब आया गया था, 1986 में ही आ गया था, ठीक है। जी सर। 2016 में नाम बदला गया, सब प्रश्न पूछते हैं ऐसे पीटी में। 2016 में बाल श्रम निषेध एवं अधिनियम, बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1980 कर दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो मतलब नाम इसका बदल जाता है। अब देखें प्रसूति सुविधा, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 और समान प्राश्रमिक अधिनियम 1976 में महिला कर्मचारियों के हितों के लिए, रक्षा के लिए बनाया गया। अब समान जी प्राश्रमिक सर। क्या है, मतलब महिला को पुरुष के तुलना में कम वेतन न दिया जाए। जी सर। अगर वो समान कार्य कर रही है, समान पद पे काम तो करे, तो समान उनके वेतन। साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको नीति निर्धारक तत्व में भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, है ना। और कौन सा प्रसूति प्रसुविधा भी तो दी गई ना, प्रसूति प्रसुविधा भी तो है, ठीक है, पेड लीव भी तो मिलता है। तो 1960, ठीक है, 1961 में अधिनियम आया। तो अधिनियम कौन बनाता है, अधिनियम संसद बनाया ना, जी सर। ठीक है। और जब संसद जब कानून बना दिया तो सब पे लागू होगा। तो क्या संसद अपने मन से कानून बना दे, किससे कानून बनाया, निदेशक तत्वों से ही तो संसद को ज्ञान आया। तो भाई साहब वहां पे महिलाओं के प्रसूति सुविधा दिए हुए है, लेकिन राज्य उसको लागू नहीं करे, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको कानून बना दो, राज्य इसको लागू करने के लिए बाध्य हो जाएगा।
अरे नीति निर्धारक तत्व पे कानून कौन बना सकता है? संसद भी बना सकती है, राज्य भी बना सकते हैं। नीतीश कुमार बनाएंगे तो बिहार में लागू होगा, धामी बनाएगा तो उत्तराखंड में लागू होगा, मोदी जी बनाएंगे तो सब जगह लागू होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसूति सुविधा के लिए तो नीति तत्व में तो दिया हुआ, लेकिन राज्य अगर उसके लिए काम न करे तो महत्वपूर्ण की चीज है, तो इसको संसद ने बना दिया, अधिनियम बना दिया। अधिनियम क्या होता है? दुनिया में कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाता है। संसद जो चीजें निकलती है, संसद जो नियम बनाता है, अधिनियम होता है। अब मोटर गाड़ी पे अधिनियम जो है, जिसमें आप हेलमेट ना पहनने पे बाइक का कागज पर फाइन वगैरह लगता है, क्या संविधान में था? यह अधिनियम तो ही है। और अभी गाड़ी से कोई ठोक के चला जाएगा तो वो हिट एंड रन वाला मामला क्या संविधान में था? अधिनियम ही तो बना। जी सर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 1976 में महिला कर्मचारियों के हितों के रक्षा के लिए बनाया गया, ध्यान में, तो महिला के लिए भी ध्यान में रख रही है, बच्चों के लिए भी ध्यान में रख रही है, मजदूरों का भी ध्यान में रख रही है। तो इतना ख्याल कौन रखता है? नीति निर्धारक तत्व के द्वारा ही इतना ख्याल रखा जा सकता है। ठीक है, आप चलेंगे। हम्म। सामान्य वस्तुओं के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय संस्थानों का प्रयोग के लिए कुछ पैमाने तय किए गए हैं। इनमें से कुछ जीवन जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब बात करें जीवन बीमा, एलआईसी बहुत लोगों का मतलब क्या किया, बीमा करा रखा था। अब बीमा करा रखा था, ये महत्वपूर्ण कंपनियां हो गई ना। अब महत्वपूर्ण कंपनियां हो गई, एक कंपनी है जिससे 20 लाख लोगों का इन्वेस्टमेंट है। अब राज्य देखे इसी कंपनी से मतलब बहुत सारे समाज के लोग जुड़े, कंपनी भाग जाए, कंपनी डूब जाए, तो भाई साहब इसका कोई गार्जियन होना चाहिए, कोई कस्टोडियन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कंपनी को होना बोला चाहिए। गया से देखो दो काम करो, या तो कुछ शेयर कर लेते हैं, 50-50 कर लेते हैं, या फिर पूरे तरीके से हम तुमको ले लेंगे। ठीक है, एलआईसी जी जैसा सर। कंपनी बोला से पूरे तरीके से मतलब कुछ शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कंपनी को मतलब क्या, बैंक हो गया, एलआईसी हो गया, पूरे तरीके से न तो सरकारी है न तो पूरे तरह से प्राइवेट है। ठीक है, तो इन सारे में सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया सरकार। मतलब कोई भी फैसला अगर लेगी तो विधायक सरकार की अनुमति से नहीं लेगी। ठीक है, 1956 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार कर दी। सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया 31 में। शाही खर्च की समाप्ति कर दी 1971 में। इसको बोलते हैं प्रीवी पर्स। क्या बोलते हैं? प्रीवी पर्स। जब राजे महाराजे जो थे भारतीय संघ में शामिल नहीं होने चाहते थे, ठीक है, नेहरू जी ने कहा कि क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, हम्म। राजमहल चाहिए, क्या चाहिए, राजा की पदवी चाहिए, महाराजा की पदवी चाहिए, आपकी वाइफ रानी ही कहलाएगी। ठीक है, आपका बेटा जो है, ठीक है ध्यान में रखेंगे, आपका बेटा जो है राजकुमार ही कहलाएगा। आपको एक बड़ा सा राशि देंगे। ठीक है, आपको 5 लाख रुपया प्रति महीना देंगे, सपोज बोल रहा हूँ, ऐसा कोई डाटा नहीं है। ठीक है, आपका जो राजमहल जो है, ठीक है, आप सिंधिया राजमहल जो है वो आपका रहेगा, जयपुर का राजमहल आप ही का रहेगा, आप सिंधिया महाराज ही कहलाएंगे। आपका बेटा राजकुमार कहलाएगा। ठीक है, आपकी पत्नी जो है रानी रानी ही कहलाएगी। ठीक है, बड़ा सा पैसा आपको मिलता रहेगा, आपको आपका राजमहल आपका छीना नहीं जाएगा, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी जो एक राजा रानी को मिलता है। आप केवल भारतीय संघ में शामिल हो जाइए। राजा महाराजा खुश हो गया, बेचारा शामिल तो हो गया। लेकिन इंदिरा गांधी आई। हमारा संविधान का मतलब बहुत सारे चीज जो है, जैसे समाजवादी चीजें हैं, नीति निर्धारक तत्व में भी है। एक तो हमारा फंडामेंटल राइट में 18 कहता है उपाधियों का अंत करो। ये साहब राजा कहलाते थे, रानी कहलाती थी, जो कि समानता का अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। समाजवाद की बात होती है, समाजवाद की बात होती है, एक तरफ हम क्या कर रहे थे, बहुत सारा बहुत बड़ा पैसा हम लोग इनको दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद की बात करेंगे तो किसी भी नेशनल मोन्यूमेंट्स, ठीक है, नेशनल जितने राजा महाराजा के जो भी महल वगैरह था, अगर उस सब पे सरकार अपने अंदर में लेके जैसे राष्ट्रीयकरण कर रही थी, अगर उसको अंदर में, तो राज्य को फायदा होता कि नहीं होता? राज्यों का फायदा होगा, राज्य अपने पास रखे, लोगों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? इसलिए इंदिरा गांधी की बांटेगा। सरकार है 1971 में सीधे कहती भाई साहब प्रीवी प्रसाद से नहीं रहेगा। बड़ा निंदा हुआ इंदिरा गांधी का। ठीक है, सारे के सारे राज्य महाराजे जो थे सब संसद में आ गए। ठीक है, सबके सब मतलब चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत किरकिर हुई, लेकिन इन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। विशेष प्रकार की सुविधा मिलती थी राज्य महाराजों को, उस सुविधा को देना खर्च कर, उसी को बोलते हैं प्रीवी पर्स को शाही खजाने की समाप्ति की गई। ठीक है, ये कैसा कदम था? तो ये समाजवादी कदम था। कैसा कदम था? समाजवादी। समाजवादी कदम था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मतलब राज्य में किसी को भी विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पर राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया। यही के नालसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नालसा। अब जेल में कुछ लोग बंद है। ठीक है, अब जेल में बंद हो इसलिए उनको
जेल में बंद है इसलिए उनका मतलब वो नहीं हो रहा है, केस नहीं लड़ पा रहा है। अब भाई जेल में बंद है तो उसको केस लड़ने के लिए वकील तो चाहिए ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को, ठीक है, वकील को देने के पैसा तक नहीं है। राज्य ने बोला ये बात तो गलत हो रहा है, क्योंकि न्यायिक अधिकार अगर हम दिए हैं तो न्यायिक अधिकार को लड़ने के लिए भारत जैसे देश में जहाँ पे वकीलों को पैराडाइज कहा जाता है, तो लोगों को वकील को देने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। भारत सरकार बोला कोई जी सर। दिक्कत नहीं है, ठीक है, राज्य तुम्हारा ख्याल रखेगी, ठीक है। इसके लिए हमने क्या बनाया, नालसा बनाया 1987 में। गरीब को निःशुल्क एवं उचित कानूनी सहायता प्राप्त हो सके, इसके अलावा सामान्य न्याय को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालत का भी गठन किया गया। चलो ठीक है, गरीब जो है नहीं पहुंच सकता अदालत तक, तो लोक अदालत बना देते हैं। जो कि मैंने लोक अदालत का एक तरह का संवैधानिक फोरम है जो कानूनी विवाद का निपटारा करते हैं। और ज्यादातर हम्म। जो जन अधिकार अदालतों के समान स्तर पे है, ठीक है। और इसके निर्णय यस मानने को सर। बात होती है, अगर लोक अदालत अगर किसी भी प्रकार का फैसला अगर दे दे, अगर फैसला दे, दोनों पक्ष पे बाध्यकारी होता है, ठीक है। एक्स भी मानेगा, वाई भी मानेगा। तो क्या अगर एक्स का परिवार वालों का हत्या अगर वाई करे तो ये मान्य हो सकता है कि नहीं हो सकता। यहाँ पे आपराधिक मामला, ठीक है। और एक कौन सा मामला होता है, सामान्य मामला जो भी कह लीजिए, सिविल कानून। एक होता है क्रिमिनल, होता है। दोनों को दोनों मामले जाएंगे, लेकिन मतलब वही मामले जाएंगे जिसपे दोनों के बीच में समझौता कराया जा सकता है। अरे आपराधिक मामला तो ये भी हो सकता है ना, किसी को एक थप्पड़ मारे या फिर हत्या मार दे, दोनों को दोनों आपराधिक मामला ही है कि नहीं है। लेकिन क्या किसी को एक थप्पड़ मारे तो उस बीच में समझौता तो हो सकता है, लेकिन किसी हत्या के बीच में समझौता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्योंकि लोक अदालत जो फैसला देगी दोनों पे क्या होगा, वैलिड होगा। दोनों का मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। और लोक अदालत के खिलाफ किसी भी न्यायालय में आप अपील भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। जी सर। इसलिए वैसे चीजों को यहाँ पे रखा जाता है क्योंकि दोनों के बाध्यता हो, ठीक है। सामान्य कानून, सिविल कानून, ज्यादा से ज्यादा कुछ कुछ मामले, क्रिमिनल मामले, फौजदारी कानून के मामले में भी सुनने का अधिकार होता है। लेकिन उसी कानून को सुनेगी जिनमें मतलब समझौता कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे किए गए तो समाज को ध्यान में ही तो रखने के लिए किए गए, तो यही तो मौलिक अधिक, यही तो आपका नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन है, जो कि समाज के विभिन्न स्वरूप में आपको देखने को मिलता है। सरकार के नीति बनाने में हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। प्रीवी पर्स को क्यों अंत किया अरे, गया, मजदूरी अधिनियम 1948 में क्यों लाया गया, ठीक है। बच्चों को मतलब काम करने से बंद क्यों कर दिया गया 86 में, बंधुआ मजदूरी क्यों लाया गया 76 में। बंधुआ मजदूरी क्या होता था, बड़ा खराब व्यवस्था था। मतलब मेरे पिताजी ये जो है, मान लीजिए एक जमींदार वाई से 5,000 रुपया कर्ज ले लिए। अब मेरे पिताजी ये 5,000 रुपया इसको एक बार दे नहीं सकते, तो उसके बदले में इनके यहाँ कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और ये बदले 20 साल भी काम कर ले, 25 साल भी काम कर ले, जब तक 5,000 रुपया एक पुश्त नहीं देंगे तब तक ये मजदूरी रहेंगे, चाहे कितना भी पैसा दे दे, ठीक है, कितना भी जी काम सर। कर दे, वो काम के बदले में कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक तुम, अब ये मान लीजिए इनको कुछ हो जाता है, कोई भी ये आदमी, कोई भी जिसका देहांत भी हो जाए, तो उसके बाद उसका बेटा काम करेगा। वो मर जी। जाता है तो फिर उसका बेटा काम करेगा, तब तब काम करेगा। जैसे ठीक है, 5,000 रुपया एक बार ना दे रहे, ये क्या हुआ, बेगारी करवाना हुआ। सरकार आई, बोली ये तो बहुत खराब चीज है, 1976 में बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी घोषित करती। अरे अभी भी होता है, जी। अभी भी तो पैसे के बदले काम करते हैं ना। अभी गांव में क्या होता है, कोई आदमी पैसा ले लेता, पैसा नहीं देते रहता, जानते हैं इसका कोई काम है, मेरे यहाँ ये काम चल रहा है और काम कर देना, खेत में काम कर दो, पैसा सद जाएगा तुम्हारा। नहीं हाँ जी सर। करते कि नहीं, काम के बदला भी पहले भी राजा के समय में देखो, राजा को पहले कर चुकाने के लिए आप देखोगे ऋग वैदिक काल में, कर चुकाने के लिए उत्तर वैदिक का दो काम किया जाता था। एक तो टैक्स देते थे, या फिर काम करके चुका देते थे, या फिर पशु का जो उत्पादक होते थे वो देकर चुकाते थे। तो ये सारी व्यवस्था थी कि नहीं। ये सारे के सारे चीज जो थे समाजवाद के स्तर पे ही मतलब लाया गया। यही तो बोलते हैं नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन ही तो हो रहा है। ये क्या क्रियान्वयन होना बंद हो गया क्या, कंटिन्यू हो रहा है, क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है। सरकार इसके चीजों को लेके हमेशा मतलब कर रही है। देखिए खादी एवं ग्राम उद्योग, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, लघु उद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, हैंडलूम बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, कॉयर बोर्ड, सिल्क बोर्ड, ये सब क्या है, कुटीर उद्योग का विकास, सब क्या है, सबके सब तो मतलब वही है ना, जी ठीक है। सर। कुटीर उद्योग का विकास करे किसको फायदा होगा, इंडस्ट्रियल को फायदा होगा, किसको होगा, ग्रामीण लोग, सामाजिक लोगों को ही तो फायदा होगा। सामुदायिक विकास नियम आया 1952 में, पर्वतीय क्षेत्र का विकास कार्यक्रम 60 में आया, सूखा पर संभावित कार्यक्रम 73 में आया, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 74 में है। ये सब पूछता है पीटी में। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना 78 में है। जवाहर रोजगार योजना आया, ठीक है, 89 में लोगों को रोजगार देने के लिए।
स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 99 में आया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, ठीक है, नरेगा जिसको साथ बोलते हैं, 2006 में आदमी को मानक जीवन देने के उद्देश्य से प्रदान की गए। मतलब यहाँ पे काम करने के लिए लोगों को मतलब अधिकार भी तो मिलने लगा। तो सरकार नीति निषेध तत्व का क्रियान्वयन ही तो है। अब आते हैं 48 क्या कहता है, वन्य जीव के संरक्षण की बात करता है। 48 का ये क्या करता है, पर्यावरण के बारे में बात करता है कि नहीं करता। सरकार ने देखा है राज्य इसका हाँ क्रियान्वयन नहीं कर रहा, तो संसद ने इसके लिए नियम बना दिया, वन्य जीव संरक्षण 72 में आया, ठीक है। एवं वन्य संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव वाला 72 में, अब वन्य वाला वन वाला 80 में, अब वन्य जीव वाला क्या 72 में। मतलब वन्य को लेकर, वन्य जीव को लेकर 48 है, ठीक है। 48 का एक इसके लिए पर्यावरण को लेकर है, तो वन को लेकर 1980 में हो गया। इस सारे चीजों को लाया गया, उसके बाद वन नीति आया 1988 में, जिसमें कहा गया भाई साहब 33% पे तो वन तो होना चाहिए कम से कम, ठीक है। जी कृषि को आधुनिक बनाया गया, जिसमें कृषि उपायों में सुधार के अलावा बीज सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई, पशु चिकित्सा की आधुनिकता के लिए कदम उठाया गया। नीतीश कुमार ने कृषि रोड मैप कहाँ से लाया, नीतीश कुमार को ये बात कुछ ने बताई, तो नीति तत्व नहीं तो बताई, तब ना उसने आधुनिक बनाने के लिए कृषि उपाय के लिए सुधार बीज खाद्य में सुविधा का विकास किया, यही ने किया। तृतीय जी स्तरीय सर। पंचायती राज व्यवस्था भी तो हमारा स्टेट नीति निषेध तत्व के, इसीलिए तो सरकार ने देखा से राज्य इसको लागू ही नहीं कर रहा। हमारे यहाँ एक आदमी 50 साल तक मुखिया रहा, बताइए ये बात सही है क्या। 50 50 साल तक एक ही मुखर नाम है उसका मुखिया साहब पर गया कि कुछ चेंजे नहीं होता था, ठीक है। एगो बन गया कभी बहुत साल पहले, जिंदगी भर वो मुखिया रहेगा। सरकार ने देखा अरे राज्य तो इसको लागू नहीं कर रही है, 3 टायर सिस्टम तो बहुत जरूरी है, नेहरू जी का लाया हुआ है, गांधी जी का इसमें विश्वास था, तो सरकार ने बोली रुको कुछ करते हैं, ठीक है। इसके लिए सरकार ने बोला सब नियम बनाएंगे, इसके लिए संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1992 में। आप कोई रहे 50 साल मुखिया, संभव है क्या। नहीं सर। नहीं, आप क्या होगा, चुनाव होगा। चुनाव में भी बोला गया से भाई साहब गांव का जो सुधारना उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, वह ठीक है, कम से कम 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे इसमें, ठीक है। इस पंचायती जी राज को सर। संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। आपके भी गांव में कोई होगा जिसका नाम मुखिया जी होगा, हर गांव में रहता उसके परिवार का लोग ना 20 20 साल 25 25 साल मुखिया रहा होगा, ठीक है, पता कीजिएगा कोई ना कोई जरूर होगा, ठीक है। इसी के लिए जी संवैधानिक सर। नियम बना के इसको समाप्त कर दिया गया से भाई साहब नहीं होगा, प्रत्येक 5 वर्षों पे क्या होगी, चुनाव होगी, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। जी सर। आप चलेंगे और क्या था, शैक्षणिक संस्थाओं में सरकारी नौकरी प्रतिनिधि निकायों में अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्ग के लिए सीटों को सुरक्षित किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आरक्षण तो ऑलरेडी दिया गया था आरक्षण, अब आरक्षण दे दिया, लेकिन जी क्या सर। नौकरी में आरक्षण था। भाई साहब जब पढ़ेंगे ही नहीं तो नौकरी कहाँ से करेंगे, नौकरी करने के लिए पढ़ाई तो जरूरी है ना। तो सबने देखा जी नौकरी में आरक्षण दे दिया, लेकिन नौकरी करने के लिए कम से कम पहले ग्रेजुएट तो होना चाहिए। क्या ग्रेजुएट में ये प्रावधान है, जनरल के बच्चा को नौकरी देंगे ग्रेजुएट पे, और जो एससी से आएगा उसको इंटर पे ही हो जाएगा। शिक्षा में तो कोई नहीं भेदभाव नहीं सर। किया, ग्रेजुएट का तो सबका होना चाहिए। हाँ मार्क्स में हो सकता है, चलो ठीक है 50% तुम्हारा है तो चल जाएगा, 40% पे तुम्हारा चल जाएगा। इसीलिए बोला से देखो आरक्षण देने से काम नहीं चलेगा। आरक्षण देने के लिए जो नौकरी के फॉर्म भरने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता शैक्षणिक संस्था होती है उसमें आरक्षण दो, हम्म। ठीक है। तो शैक्षणिक संस्था में भी आरक्षण दिया गया, ठीक है। तो ध्यान में शैक्षणिक संस्थाओं में मतलब मान लीजिए कोई आईआईटी के कॉलेज है, ठीक है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी कानपुर में बोला गया से भाई साहब मान लीजिएगा 100 गो सीट है, ठीक है, तो ठीक है अच्छी बात है, इसमें से कम 50 गो सीट रिजर्व रहेगा, ठीक है, 10 गो सीट ईडब्ल्यूएस के बच्चों को देंगे, ठीक है, 27 गो सीट ओबीसी को देंगे, ठीक है, एससी एसटी का जो अनुपात में होगा वो हम्म। देंगे। 50% सीट जो रहेगा जनरल की रहेगा, मतलब 50 गो सीट जो है इन लोगों के लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है। जो भी आरक्षण का जो भी जी प्रक्रिया सर। हो 50 60 जितना भी हो जाए, ठीक है। इस तरह शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के लिए भी, ठीक है। हालांकि कमजोर वर्गों के लिए जी। इधर दिया गया कुछ दिन पहले, ठीक है। यूपीए 2 की सरकार थी उसमें मतलब दिया गया था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को पहले से ही था। आप देखेंगे अस्पृश्यता की बात होती थी, और इस अस्पृश्यता को गैर कानूनी माना गया है, ठीक है। मतलब मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो कुछ ही मौलिक अधिकार है जो कि डराने वाला है, ठीक है। आर्टिकल 17 की बात सीधे दंड का प्रावधान दिया गया है, किसी भी आधार पर अगर किसी भी तरह अस्पृश्यता होती है तो आर्टिकल 17 क्या बात कर रहा है, सीधे दंड देने की बात करता है, ठीक है।
तो मतलब जी मौलिक सर। अधिकार है कि डराने वाला अधिकार है, तो ये एक तरह से डराने वाला अधिकार है, ठीक है। तो इसको मतलब अस्पृश्यता के लिए भी संसद ने एक नियम बनाई, ठीक है। चलो फंडामेंटल राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 लेकर आई। हाँ, इसी को बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में नाम दे दिया गया। आपने अगर फिल्म देखा होगा माझी द माउंटेन मैन, कितने लोगों ने देखा है? उसमें एक गाना है, सब सब है एक समान, सब है एक समान, ठीक है। 1976 में ये पारित होता है। उसके बाद वो माझी जो रहता है वो खुश हो जाता है, सब है एक समान, ठीक है। वो शहर से आता है, गांव का हम्म। जो मुखिया जो रहता है जमींदार, उससे गला मिल लेता है, ठीक है। और पूछता है बउआ तुमको पहचाने नहीं, तो बाद में वो उसकी हिस्ट्री बताता है, तो उसको बहुत पिटाई होती है। वो तब मारा क्यों? तो मारा कि यार तुम, मतलब उसकी जाति के नाम लेके बोलता है, तुम छुआ हमको कैसे? तो बोलता है नहीं, अभी तो मतलब पेपर हम पढ़ के आए, उसमें बोला गया सब है आप एक समान। तो देखिए वो है, ठीक है, लेकिन सरकारी स्तर पे चीजों का लागू होने के कारण हमारा समाज, सामाजिक स्तर भी उसके लिए क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। जी सर। तो जी। 1955 में आया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम आया, उसी को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में इसको नाम दिया जाता है। पूछता है क्वेश्चन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अत्याचार, ठीक है, निवारण अधिनियम 1989 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा में प्रभावी बनाया गया, ताकि उन्हें शोषण से मुक्ति और सामाजिक न्याय मिले। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। SC ST आयोग बनेगा, ठीक है। संवैधानिक दर्जा भी अब इसको मिल गया है, ठीक है। OBC आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया, 102वां संविधान संशोधन, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए जी। आयोग बना दिया जो कि इनके हित में बात करिए, ताकि उन्हें हितों की रक्षा कर सके। बाद में 29वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 2003 में इसे संयुक्त आयोग को पृथककरण निकाय अर्थात अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति में बांट दिया गया। पहले तो साथ में बनाया, 1990 में कैसे बनाया? 1990 में क्या बनाया? हाँ। साथ में बनाया। क्या नाम रखा? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग। लेकिन 29वां संविधान करके 29वां संवैधानिक संशोधन किया गया, डेट मीन्स को संवैधानिक दर्जा भी उपलब्ध है, ठीक है। ध्यान रखिए, इसको क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। कैसे कर दिया अलग अलग? तो इसको मतलब 2003 में इस संयुक्त आयोग को मतलब 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, पृथक आयोग बना रहे, एक अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। अनेक राष्ट्रीय स्तर पर आयोगों के गठन समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए किया गया। इनके अंतर्गत शामिल पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया 1993 में। 90 में तो बन गया था उसके लिए ना, क्या नाम है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। 2003 में इसको अलग अलग किया गया। अब पिछड़ा वर्ग, OBC, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या होता है इसका? अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए 1993 में आयोग बनाया गया। अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कौन है भाई? अल्पसंख्यक कौन है? तो इस्लाम धर्म से जो संबंध हुए, इस्लाम अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, ईसाई अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, बौद्ध अल्पसंख्यक है, यहूदी अल्पसंख्यक है, पारसी अल्पसंख्यक है। इनके लिए भी एक आयोग बनाया गया। हालांकि राष्ट्रीय आयोग ये संवैधानिक आयोग नहीं है। राष्ट्रीय महिला के लिए आयोग बनाया गया, बच्चों के अधिकार के लिए भी आयोग बनाया गया, ठीक है। तो कहीं न कहीं से नीति ने सिद्धांतों का ही तो क्रियान्वयन हो रहा है। और 102वां संविधान संशोधन किया, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट पीछे चर्चा किया है यहाँ पे। और OBC के लिए जो बनाया गया था 1993 में, जो बना था OBC के लिए, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। जी तो सर। SC ST, ठीक है, OBC अभी। संवैधानिक दर्जा मिला है। महिला को, ठीक है, और क्या नाम है, अल्पसंख्यक को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, ठीक है। दोनों आयोग को नहीं मिला है, ठीक है। बच्चा वाला को भी नहीं मिला है, जी। ठीक है। बच्चा वाला को भी, महिला वाला को भी, अल्पसंख्यकों को नहीं मिला। किसको मिला? किसको मिला? SC ST ST OBC। को, SC को, OBC को। अब बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं दिया गया उसको अलग से दर्जा, महिला को क्यों नहीं दिया गया, बच्चा को क्यों? अरे महिला तो महिला है, लेकिन कोई महिला OBC SC ST होगी कि नहीं होगी? कि महिला का जात भी बदल जाएगा, OBC SC ST में नहीं आएगा? अरे कोई भी महिला होगा आएगा सर। OBC ST में आएगी कि नहीं आएगी? कोई भी आएगी अल्पसंख्यक, सर। कोई मुसलमाने होगा, उसका कैटेगरी होगा कि नहीं होगा? तो क्या दो बार होगा। उसके लिए संवैधानिक संस्था बनाना उचित है क्या? नहीं है ना। अगर जो नहीं सर। OBC का अधिकार का अगर हनन होगा, तो OBC केवल हिंदू ही होगा कि मुसलमान सिख ईसाई सब में हो सकता है?
महिलाओं के अधिकार की हनन की बात हम्म, करेंगे तो महिला ओबीसी के अधिकार का हनन होगा तो जाहिर सी बात है उसमें महिला भी तो शामिल है, क्योंकि महिला भी तो ओबीसी एसटी एसटी में आ सकती है कि नहीं आ सकती है, तो ये पूछता जी है, सर। ठीक है। अगर पूछा जाएगा ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बना, तो ध्यान में रखिएगा 1993 में बना था। 2018 में संवैधानिक मान्यता दिया गया, 102 नंबर का संवैधानिक संशोधन, ठीक है। एससी एसटी के लिए 1990 में बना था, लेकिन 2003 में इसको अलग अलग कर दिया गया। माइनॉरिटी के लिए कब बना था, 1993 में बना था, ठीक है। ध्यान में रखें, महिला के लिए हम्म, 92 में बना था। बाल संरक्षण 2007 में बना था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाल संरक्षण अधिनियम की तरह एक्ट लगा जिसको पॉक्सो एक्ट कहते हैं, पॉक्सो कहते हैं सर, पॉक्सो कहते हैं, ठीक है। ध्यान, बहुत खतरनाक होता है, ध्यान में रखिएगा इसको। अब बात का 1919 में अब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने देखा, ठीक है, समाज में एससी के लिए किया है, एसटी के लिए किया है, ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए किया, महिला के लिए किया, बच्चों के लिए किया है। लेकिन एक और भी तो ऐसा वर्ग है जो कि मतलब शैक्षणिक दृष्टि से या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ा हो सकता है, उसके लिए एक शब्द निकल कर आया, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये सैन्य पद पे नहीं है ये, ठीक है, ये चीज सैन्य पद पे नहीं, असैन्य पद पे आरक्षण की बात कही गई इसमें, ठीक है। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की, शैक्षणिक संस्थाओं में भी। तो भारत सरकार का असैन्य पदों और सेवाओं में की इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो कौन नहीं होंगे, जो अनुसूचित जाति नहीं होंगे, अनुसूचित जनजाति नहीं होंगे, पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से 4 आरक्षण में अवतरित नहीं होंगे, मतलब तीनों कैटेगरी में उनका आरक्षण नहीं मिल रहा होगा। इसके लिए जी 103 सर। नंबर का संवैधानिक संशोधन किया गया, 2009 के 19 के द्वारा इसको लागू किया गया। 103वां संविधान संशोधन। 102वां संशोधन हम्म, किसके लिए था, ओबीसी के लिए था, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। नहीं, 103वां में किसे दिया गया, जी दस सर। परसेंट आरक्षण दिया गया। जो ये तीनों में अब आते है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता तो 1973 में राज्य की लोक सेवा में कार्यकारिणी में विधिक सेवा से विभक्त करती है। इस विभाजन से पूर्व जिलाधिकारी जैसे कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार आदि विधिक शक्तियों का इस्तेमाल परंपरागत कार्यकारी शक्तियों के साथ करते हैं। विभाजन के बाद विधिक शक्तियों को इन कार्यकारियों से अलग करके जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के हाथों में सौंप दी गई, जो राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करेंगे, ठीक है। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में आई थी, ये ध्यान में रखेंगे। प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक और अवशेष अधिनियम 1951 को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का स्थानों पर संरक्षण के हेतु प्रभावी बनाया गया। और कौन सा आर्टिकल से डीपीएसपी को बोलते हैं राष्ट्रीय स्मारक का मतलब मोन्यूमेंट्स का रक्षा करेंगे, 51, ये कौन सा है, सॉरी 49, कौन सा है, 49 में स्मारक की रक्षा होने की बात होती, सो गए क्या आप लोग, नहीं 49 सर, कहता है नहीं ना 49 सर। नहीं स्मारक की है। रक्षा करेंगे। इसके लिए संसद ने इसी को तो ध्यान में रख के तो स्मारक कानून बनाया, नीति ने सिद्धांतों को लागू करने के लिए संसद ने कानून बनाया। चलो ताजमहल देखने जाएगी, देख के चुपचाप आएगी, उस पर दिल बना देंगे, गैर कानूनी है कि नहीं, उस पर दिल बना, बहुत लोग बना के आते हैं, ठीक जी है। सर। एक कहावत याद है, ठीक है। एक व्यक्ति, दिल, हार्ट, फेफड़ा, किडनी सब बना ठीक दे। है, एक किसी का सुने थे, बोलता क्या बात है बाबू, बहुत प्यार करते हो ना, ठीक है। तो कहता हाँ ठीक है, तो ठीक है, इसको मिटा के जाना, नहीं तो मतलब एक जोक पढ़े थे, बहुत अच्छा था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय प्राचीन, प्राचीन में ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व का सबसे अवशेष अधिनियम लाया गया 1951 में, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करने के लिए। इसके लिए ऑलरेडी निदेशक सिद्धांत, देखिए जितने भी संसद ने जो भी कानून बनाए सबका मार्गदर्शन करने के लिए कौन था, ठीक है, कौन मार्गदर्शन करेगा, बिल्कुल डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यही तो मार्गदर्शक कर रहे हैं ना। जी सर। ध्यान में रखेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए देश भर में स्थापित किया गया। इसके अलावा खतरनाक बीमारी, फलेरिया, टीबी, कुष्ठ रोग, एड्स, कैंसर, ठीक है, फलेरिया, कालाजार, जलघोटू, जापानी बुखार आदि समाप्त करने की विशेष योजनाएं प्राप्त की गई। अब चले जाइए राज्य के हॉस्पिटल ब्लॉक में, जगह जगह पे मतलब योजना लगी हुई है, फ्री में इलाज होता है, 2 रुपया का कटवाइए रसीद, जाके इलाज करवाइए, बढ़िया बढ़िया दवा मिल जाएगा। सेम इलाज मैक्स हॉस्पिटल में करवाने जाइए, लाखों का बिल बना के दे देगा। वही इलाज एम्स में जी सर। करवाने जाइए, 10 रुपया के पर्ची में हो जाता है। यही तो राज्य है, कितना ख्याल रखती है आप लोग का राज्य, बताइए, ठीक है। कुछ राज्यों में गाय बछड़ा बैलों को काटने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। यही बात तो 48 कहता है ना, भाई दुधारू पशु का संरक्षण करेंगे। तब तो जी गौ सर। हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया बहुत राज्य के द्वारा, ठीक है।
जी। बात करेंगे और क्या है, कुछ राज्यों में 65 वर्ष अधिक आयु वाले लोगों के लिए तत्कालीन वृद्धावस्था पेंशन शुरू की गई। देती है ना वृद्धा, 400 रुपया साल मिलता, बढ़ा भी होगा। ठीक है। किसी राज्य में 60 वर्ष से भी ऊपर का है, इसमें 65 से है। भारत में गुटनिरपेक्ष नीति के पंचशील की नीति को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया। भाई साहब 51 में तो ही तो कहता है ना, पंचशील समझौता नेहरू जी ने 1954 में किस आधार पे किया? 51 के आधार पे ही तो किया। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात 51 करता है कि नहीं करता है? मौलिक अधिकार का हाँ 10वां सर। नंबर का आर्टिकल्स क्या करता है? कहता है नेपाल के साथ जाओ, वहां पे एकदम झगड़ा उगड़ा करके चलो, भारत के साथ उसका संबंध खराब कर दो, मालदीव के बारे में उल्टा सीधा बोल दो, संबंध हमारा खराब हो जाए। इसी चीज करने के लिए 51 है तो ना, 51 इधर है, और उधर 10वां नंबर का मौलिक कर्तव्य भी तो है। हमारा कर्तव्य क्या जी बनता है? फिर सर। रिश्ता खराब कर दे राष्ट्र का किसी के साथ? अरे राष्ट्र का रिश्ता दो स्तर पे बन सकता है। विक्रम। एक रिश्ता बन सकता है सरकारी स्तर पे, एक होता है व्यक्तिगत स्तर पे भी तो बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो नागरिक का बन भी तो सकता है। कर्तव्य बनता है ना। तो केंद्र में राज्य द्वारा उपरोक्त कदम उठाए जाने के बावजूद निदेशक तत्व को पूर्ण रूप से प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका। इसके कारण अपर्याप्त वित्तीय संसाधन है, प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां है, जनसंख्या विस्फोट है, केंद्र राज्य का तनावपूर्ण संबंध आदि है। अब नीति तत्वों का लागू करने के लिए क्या हमको ध्यान में रखना पड़ेगा? इसको हम लाद नहीं सकते केंद्र के ऊपर। अरे 44 को लागू करना है, एक आदमी से बोला से बताए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं, तो बोलता है अब हम क्या कपड़ा पहनेंगे मतलब सरकार डिसाइड करेगी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझ रहा था सबका एक जैसा कपड़ा होगा। हम्म। बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या आप लोग यही समझते कि एक जैसा कपड़ा होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड का दो तरह के कानून होते हैं, ठीक है। एक फौजदारी होता है और एक होता है सिविल कानून होता है। तो भाई फौजदारी कानून में तो क्या सबका एक जैसा सजा, आप अगर हत्या करो और हम अगर हत्या करेंगे तो दोनों को बराबर सजा मिलेगा। लेकिन हमारी तलाक की विधि, धर्म अगर अलग है, हमारी विवाह की विधि, हमारे गोद लेने की प्रथा, हमारे उत्तराधिकार की विधि अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, समानता का अधिकार का समाप्ति हो गया। इस्लाम में देखेंगे 3 तलाक की प्रथा थी, महिलाओं के खिलाफ है भाई, 3 बार बोल के आप तलाक नहीं दे सकते हो। जी ये सर। इस तरह का भेदभाव के एक केस आई थी। ठीक है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की थी, क्या नाम था उसका? कोई बानू करके कोई नाम था, नाम भूल रहा हूँ। ठीक है। ध्यान रखिएगा। पछा उसकी 70 वर्ष की उम्र थी उसकी, महिला की। उसको तलाक दे दिया गया। तलाक दे दिया गया तो भाई साहब तलाक दे दिया, बोला गया ठीक है तलाक दे दे, कोई दिक्कत नहीं, अब हमको मतलब वो दो, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था? ऐसा। राघव बानो शायद था ना। हाँ ठीक है, शाहबानो का केस था। ठीक है। शाहबानो का केस था, मध्य प्रदेश की महिला थी। बोले ठीक है अब हमको पैसा दो, एलिमोनी बोलते हैं ना उसको, दो। जबकि इस्लाम में ये प्रथा नहीं थी एलिमोनी देने की। महिला कोर्ट चली गई। ऐसे समानता के अधिकार में जब हिंदुओं में ये प्रथा है एलिमोनी देने की, अगर आप किसी को छोड़ते हैं, ठीक है, तो आप उनको उनका जीवन का आपको उठाना पड़ेगा, आपको एक अपना इनकम का एक हिस्सा आपको उनको देना पड़ेगा। कोर्ट गए, सुप्रीम हाँ। कोर्ट ने बोला से भाई साहब पैसा देना पड़ेगा, एलिमोनी देना पड़ेगा। जबकि मुस्लिम का जो कानून कहता, पर्सनल लॉ कहता नहीं देने की बात थी। ये बात मतलब देश में एकदम व्यापक मुद्दा उठ गया। ठीक है। राजीव गांधी की सरकार थी, 1989 की घटना है। राजीव गांधी की सरकार जो थी कट्टरपंथियों के दबाव में आएगी, संसद में कानून बना के इस कानून को, सुप्रीम कोर्ट को फैसला को पलट दिया। काफी अधिक विवाद हुआ इस पे। ठीक है। अच्छा कानून था, होना चाहिए था, एलिमनी मिलना चाहिए था, महिलाओं ने अपने समानता का अधिकार माना। ये सिविल कानून जो जी होता है सर। 44 में क्या है, एक तरह के कानून लाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। जैसे कि मान लीजिए क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे तो सबके लिए एक जैसा, उसी तरह सिविल लॉ भी तो होना चाहिए एक जैसा। अरे बताइए, महिलाओं किसी धर्म में दो दो तीन तीन शादी का अधिकार है, महिलाओं के गरिमा के खिलाफ है कि नहीं है? है ना। है सर। जी अगर सर। हिंदू में कोई अगर एक से ज्यादा शादी करता था, दूसरा शादी तब तक वैलिड नहीं माना जाता जब तक पहला जब तक उसे शादी ना डाइवर्स हो नहीं। जाए। हिंदू में महिला भी तलाक दे सकती, मतलब डिवोर्स दे सकता है, पुरुष भी दे सकते हैं। इस्लाम में महिला को डिवोर्स देने का कोई अधिकार नहीं है, केवल पुरुष ही डिवोर्स दे सकता है। तो ये समानता का अधिकार का उल्लंघन है कि नहीं? मोदी है जी आए, सर। मोदी जी बोले ये नहीं चलेगा, मोदी जी ने 3 तलाक को क्या किया, अवैध बंद कर घोषित दे। कर दिया। ठीक है। तो ये कहाँ से इनको विचार आई? यूसीसी से ही तो विचार आई। यूसीसी किसका पार्ट है? राज्य के नीति निषेध तत्व का ही तो पार्ट है।
उत्तराखंड आज बोला हम यूसीसी के प्रस्ताव को लागू करेंगे, साथ लागू कर दिया यूसी। तो उत्तराखंड के पुष्कर धामी के पास ये दिमाग में उपज कहाँ से आई? 44 ही तो उनको ये चीज बोला से लागू करना चाहिए, है कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो ये सारी चीज कहाँ से निकला? ये सारे चीजों का क्रियान्वयन कहाँ से आया? नीति निषेध तत्व से आया कि नहीं आया? तो बताइए, नीति निषेध तत्व आया हमारे सर। संविधान के लिए, हमारे नियम के लिए, सरकार को नीति निर्धारण करने के लिए कितना आवश्यकता, बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि नहीं है? है बताइए। सर। खत्म ही हो गया, कर ही देता हूँ खत्म। ठीक, देखेंगे, आप देखेंगे भाग 4 के बाहर के निर्देश हैं। अब क्या है बाहर का निर्देश? हमने बताया हमारा नीति ने तत्व जो ब्रिटिश से मतलब प्रेरित है। आप बोलोगे सर आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, पता है ब्रिटिश का पार्ट रहा है आयरलैंड, नॉर्थन आयरलैंड अभी भी मतलब ब्रिटिश का पार्ट है, पता है कि नहीं है? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, भाग 4 में उल्लेखित निर्देशों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों से भी कई निर्देश लिए गए, जिनका विवरण इस प्रकार है। सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों के दावे संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे और क्या क्या है। सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का दावा प्रशासन की दस्ता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। भाग 16 के 325 में आज एक फॉर्म देख रहा था, जिस फॉर्म का नाम था हाई कोर्ट का था, हाई कोर्ट का कुछ था, ठीक है, हाई कोर्ट नहीं नहीं विधानसभा का था। उसमें देखा सब भाई साहब, जनरल का एक भी पद नहीं है, सारा पद जो है ओबीसी एससी एसटी का है। तो क्या यही बात तो कहती है, ऐसे जब भी लगेगा ऐसे मतलब किसी चीज में, मान लीजिए वहां पे भविष्य में वहां पे कर्मचारियों की संख्या 10 है ऑलरेडी पहले से, 10 में से 7 मतलब जनरल के कर्मचारी है। ठीक है, मतलब सामान्य वर्ग कहना ज्यादा उचित होगा। 3 की भर्ती और अगर करनी है तो सरकार को लगेगा तो नहीं कह सकता चलो 2 ओबीसी से देते हैं, एक एससी से देते हैं, एक एसटी से देते हैं। ठीक है, तो वो भी है। सेवा और पदों की नियुक्तियां में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का दावा प्रशासन की दस्ता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अफसर की जी समानता सर। कहता है ना, ये अफसर की समानता 16 में है कि नहीं? अफसर की समानता, अरे अफसर की समानता में क्या मतलब? राज्य के सभी धर्म के सभी वर्ग के सभी लोगों को अफसर की समानता देंगे। तो कैसे देंगे अफसर की समानता? मान लो 10 सीट आता है तो 10 सीट में अफसर की समानता कैसे देंगे? 5 गो धर्म में तो दो दो को दे देंगे क्या? नहीं देंगे, दे दो उनकी जनसंख्या के अनुपात में अफसर की समानता दी जाएगी। कैसी दी जाएगी? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही मतलब क्या मिलेगा? अफसर की समानता मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मातृभाषा में शिक्षा की पठान देंगे। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? ये सब नीति निदेशक तत्व का, ये भी सब मतलब ये बाहर का है, मतलब नीति निदेशक तत्व के सिद्धांतों को फॉलो तो करता है, लेकिन कुछ मतलब जैसे मौलिक अधिकार भी कुछ मौलिक अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार में चर्चा नहीं किया गया है। 326 भी तो अधिकार की बात करता है ना। 326 जी क्या है? सर। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की बात करता है, मताधिकार की बात करता है, लेकिन मौलिक अधिकार का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अधिकार की बात करता है ना। उसी तरह मातृभाषा में शिक्षा देना सामाजिक स्तर पे मतलब क्या करना, लोगों का विकसित करना है। अब मान लीजिए कोई बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा जो है, ठीक है, घर में प्रतिदिन सीखता है आलू आलू, ठीक है, और जैसे ही स्कूल में जाता है उसको बोलता है आलू नहीं बेटा पपैटो है, उसके सर से पैर खिसक जाता है, सब तो आलू आलू सीख रही थी, सडन पपैटो कैसे बन गया? ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ शब्द जो होता है बच्चा स्वतः ही सीख लेता है। अगर बच्चा को अगर हम्म। मातृभूमि में अगर मातृभाषा में अगर शिक्षा दिया जाए तो उसको कोई भी शब्द सिखाने की आवश्यकता होगी क्या? 4 घंटा बच्चा स्कूल में रहता है, 18 घंटा तो बच्चा गार्जियन के साथ रखता है ना, 20 घंटा। तो जी सर। मातृभूमि में शिक्षा क्यों न दिया जाएगा? सामाजिक स्तर पे क्यों न उसको बढ़ावा? जापान की बात करें, जापान में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, चीन में इंग्लिश नहीं बोले, क्या ये पिछड़े देश की श्रेणी में आते हैं क्या? नहीं, जापानी की नहीं। ना, वहां पे अगर मान लीजिए मेडिकल की पढ़ाई अगर हिंदी में हो तो क्या दिक्कत है? अगर इंजीनियरिंग का पढ़ाई अगर हिंदी हम्म। में हो तो क्या दिक्कत है? अरे यहाँ पे भारत में आप जाओगे, जितना भी डॉक्टर इस भाषा में लोगों से शब्द लिखते हैं ना, तो कुछ समझ ही नहीं पाता, बात ही नहीं कर पाते। डॉक्टर अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा उसी चीज को? डॉक्टर का मूल कर्तव्य जी होना सर। जैसे मजदूर मतलब मरीजों की मतलब मूल समस्या उनसे उनका कर्तव्य होना चाहिए। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो डॉक्टर का मतलब दोष है। आप जाएंगे अमेरिका में जाएंगे कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे डॉक्टर मूल कर्तव्य समझता है, डॉक्टर को सारी चीजें मतलब मरीजों को सारी चीजें समझ भी आनी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा देना स्थानीय प्राधिकरण भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये भी एक समाजवाद का ही मतलब विकास है। ठीक है,
अगर मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो समाजवाद का विस्तार इस आधार पर भी होगा, सभी के लिए चीजें प्रावधान लागू होगी। राज्य आज को नियमित अगर कर देता है तो और भी अच्छी चीजें सबको लिए चीज मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कोई कोई भी भाषा पढ़ेगा, कोई कोई भी भाषा पढ़ेगा। चलिए देखिए, अनुच्छेद 350 के क में भी कहा गया, अनुच्छेद 17 में भाषा की बात कही गई है। हिंदी भाषा का विकास संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार करे, इसका विकास करे एवं भाषा की सामाजिक संस्कृति अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। 351 में 351 350 हमेशा एग्जाम में पूछता है। मतलब प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, ठीक है। ये कहीं न कहीं निदेशक सिद्धांतों के ही प्रतिरूप है, ठीक है। उक्त निर्देशों से प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, हालांकि न्यायालय द्वारा इन्हें भी अन्य निर्देशों के समान उतना ही महत्व दिया जाता है, उन्हें भी संविधान का भाग माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि न्याय योग्य नहीं है, डेट मीन्स आप नहीं कह सकते से भाई साहब हमको राज्य में अंग्रेजी का किताब पढ़ाया जा रहा है, हमको हिंदी में पढ़ना चाहिए, डॉक्टर साहब अंग्रेजी में लिखना हमको हिंदी में लिखना चाहिए, आप नहीं कह सकते। लेकिन ये भी मतलब संविधान का हिस्सा है। अब चलिए सभी लोग जग जाइए, थोड़ा आर्टिकल्स भी याद कर लीजिए, थोड़ा आर्टिकल्स भी महत्व रखता है, ठीक है। 36 से लेके 51 है। सबसे पहले 36 में मिलेगा राज्य की परिभाषा। 37 में राज्य का कर्तव्य होगा से भाई साहब, इसमें जो भाग जो समाहित सिद्धांत है उसको लागू कीजिए। राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। किस तरह के कर्तव्य, ठीक है, नैतिक कर्तव्य होगा। कैसा कर्तव्य होगा, नैतिक कर्तव्य नैतिक होगा, ठीक है। कर्तव्य। ध्यान रखें। 38 की बात करें, राज्य जन कल्याण के सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा। जन कल्याण, राज्य जन कल्याण करने वाले जो भी कार्य होंगे सबको बढ़ावा देने का काम करेगा। जो राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने कुछ नीति नीतियां जो है 39 में, 39 का ये VVI आर्टिकल, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क सहायता, कानूनी सहायता, नालसा जिसको कहते हैं, ठीक है, NALSA, नालसा ग्राम पंचायत की गठन 40 में। 41 में क्या है, कुछ मामलों में काम का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, सार्वजनिक सहायता पाने का काम का अधिकार की बात कर। नरेगा, नरेगा मनरेगा, मनरेगा में कितने दिनों के काम की जाती है, कम से कम। मनरेगा क्या लिखते हैं, और मनरेगा 100 दिन का काम देते हैं कि नहीं देते हैं, अरे देते जी हैं सर। ना 100 दिन का काम। राज्य का कर मनरेगा में जाके नाम लिखा लीजिए, आपको भी 100 दिन का काम आएगा। ऑफर भी आता है, मनरेगा में नाम लिखा लो, काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हमको भी बोला था 500 रुपया मिलेगा, 250-250 रुपया बांट लेंगे, ठीक है। मतलब इस स्तर पे गांव में मतलब ये चीज चल रहा है, ठीक है। तो काम का अधिकार है, 100 दिन का काम का अधिकार दिया था मनरेगा। मनरेगा क्या है, सामाजिक स्तर पे चीजें तो है काम के अधिकार को लेकर। अब राज्य काम क्या दे सकती है आपको काम, अरे राज्य में कि यहाँ काम करने वाले जो मनरेगा नरेगा में काम करे कौन लोग हैं, मजदूर लोग होंगे, उनको IT सेक्टर में थोड़ी ना काम दे सकते हैं। अरे राज्य का पुल बनेगा, पुलिया बनेगा, सड़क का विकास होगा, ब्लॉक में सड़क का निर्माण होगा, ठीक है, ब्लॉक का सर रोज पाँच बिल्डिंग सौ बनेगा, देगा, इस सब में। हाँ, टोटल डेली 100 दिन पाँच का सौ काम देगा। देना रहता है, कोई जरूरत नहीं है किस प्रकार से, लेकिन कम से कम 100 दिन का काम राज्य उपलब्ध करवाता है, ठीक है, जो भी उसमें नाम लिखाते हैं। बात करेंगे 500 रुपया नहीं है, मैं क्या है पेपर 250 रुपया तो है मिनिमम। कितना है, बिहार में 250 रुपया है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे, दिल्ली में शायद 600 रुपया है, ठीक है। हरियाणा में शायद कितना है, हरियाणा में शायद सबसे ज्यादा था। न्यूनतम मजदूरी 1948 में आया। अब न्यूनतम क्या बोला सर, राज्य तय करेगी कि हम कितना मजदूरी दे। अब राज्य से 1000 रुपया मजदूरी मानोगे, राज्य कहेगा नहीं मेरे पास नहीं है, हम्म। राज्य तय करेगी इसके लिए, ठीक है। हर राज्य में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मनरेगा नरेगा में काम करने की कोई राज्य का विषय है नहीं है। नीति निर्देशक जी सर। प्रावधान जो तो राज्य के एक तरह से राज्य को पावर देते हैं, भाई वो तय करेगी ना। वो सामाजिक कल्याण का काम करेगी, लेकिन अपने अनुसार करेगी, आपके शर्तों पे नहीं करेगी, ठीक है। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशा, मातृत्व सहायता, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 42 में मातृत्व सहायता की बात की गई है, ठीक है। कर्मचारियों का निर्वाह वेतन के लिए 43 में है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता 43 में है। सहकारी समितियों का प्रोत्साहन की बात करें 43B में है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता 44 में, जिसको हमने बहुत अच्छे से बताया। 45 में क्या है, बालपन पूर्व देखभाल, ठीक है, 6 वर्ष की आयु से कम बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही गई है। अनुसूचित जनजाति कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, आरक्षण वगैरह इसमें आ जाता है। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर सुधारने के, जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बना 47, शराबबंदी इसी के आधार पर है। 48 में क्या है, गौ हत्या वगैरह ये सब बंद करना, पशुपालन जो होगा, दूध वाला जो पशु होगा उनको बढ़ावा देंगे। पर्यावरण का संरक्षण करेंगे 48 में है। स्मारक का संरक्षण करेंगे 49 में है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेंगे 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की प्रोत्साहन की बात करें किसमें, 51 में है। लेकिन ये 51 सारा आर्टिकल्स इसका याद होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना है।
अब देखेंगे क्या, अब यहाँ पे मैंने बोलता 36 से लेके 51 तक नीति निधक तत्व क्या मूल रूप से यहाँ तक है क्या। अब हम बोलते हैं 12 से लेके 35 तक है, बताओ तब 12 से लेके 35 तक मूल रूप से आर्टिकल से क्या नहीं, 12 से लेके 14 से लेके 33 34 32 तक, 14 से लेकर 32 तक मूल अधिकार मूल रूप से। अगर ये कभी पूछेगा तो 34 से लेके 34, 34 से 51 तक होगा, हाँ 34, सॉरी 34 नहीं 36, अरे 36 से शुरू होता है, 37 में भी नहीं 38 में, 38 से 51 तक की मूल नीति निधक तक मिलेगा, ठीक है। 38 से जी 51 तक मूल रूप से ये जो होगा कितना हो जाएगा, फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो 14 से 32 तक, ठीक है। अरे मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, क्या मार्शल लॉ किसी का अधिकार हो सकता है कि अधिकार समाप्त होगा। तो कभी एग्जाम में पूछा मूल अधिकार मूल रूप से कितने तक है तो क्या करेंगे, 36 से 51 करेंगे कि मतलब 14 से लेके 32 करेंगे, अधिकार तो है ना, बाकी में तो तीन को 33 34 35 में अधिकार लेने की बात कही गई है, कही गई कि नहीं कही गई है। अरे 33 में कहता है मतलब संसद तय करेगी इसे मूल अधिकारों पे किसको देना है किसको नहीं देना है। 34 में मार्शल राइट की बात करता है, तो बताइए अब 35 में वही मार्शल लॉ में कौन सा नियम काम करेगा उसमें, ये अधिकार है कि अधिकार छीनने की बात हो रही है, बताइए। अधिकार छीनने की बात हो रही है ना, तो मूल अधिकार कहां से कहां तक, 14 से लेके 32 तक, समझे। जी सर। नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक, 12 में तो राज्य का परिभाषा है, 13 में तो मूल अधिकारों का मूल अधिकारों को समाप्त करने वाली विधियों का अल्पीकरण है। तो 12 13 तो ऐसे ही निकल गया, 33 उधर निकल गया, संसद को अधिकार दिया तो भाई किसको देना नहीं देने, वो सैन्य सैन्य में गुप्तचर विभाग के लोगों को नहीं दे सकते। 34 में मार्शल आर्ट की बात की है, 35 में मार्शल आर्ट के नियम वगैरह क्या होगा वो सब दिया हुआ है। तो मूल रूप से 14 से लेके 32 तक ही है ना। उसी तरह 36 राज्य की परिभाषा है, 37 में बोलता है राज्य का कर्तव्य होगा मूल अधिकारों को लागू करना, मूल रूप से कहाँ से मिल रहा है, 38 से लेके 51 तक ही तो मिल रहा है, ठीक है। ऊपर में भी यही लिखा होगा, जी सर। ठीक है, यहीं से मिल रहा है, ठीक है, समझे। ध्यान में हम्म। रखिएगा, कभी प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी आपने हमसे पढ़ रखी है तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। जी सर।